सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सिविलियंस के द्वारा जो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है उसके पेपर 2 का टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले टेस्ट 1 का क्लास अपलोड कर दिया गया है, साथ ही साथ पेपर 1 की भी पहला टेस्ट की क्लास अपलोड हो चुकी है। सिविलियंस के द्वारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। इसका सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। इससे पहले एक और बैच चल रही है, वो ऑलरेडी फुल है। उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा काफ़ी डिमांड था, जिसकी वजह से सेकंड बैच लॉन्च किया गया है। इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको टोटल 50 टेस्ट मिलेंगी, जिसमें कि आपका पेपर 2 जिसमें खोटा शामिल रहेगा, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 होगी। और हर पेपर में आपको 10-10 टेस्ट देनी रहेगी। और इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग मेंस के सिलेबस को कंप्लीट 4 बार रिवीजन करेंगे। अगर आपका मेंस का सिलेबस अभी तक एक बार भी खत्म नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल यहाँ पे जुड़ सकते हैं और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो आराम से इस टेस्ट के खत्म होते होते हम लोग मेंस के सिलेबस को कंप्लीट 4 बार आपका कराएंगे। आपको टोटल 3700 रुपये लगेगा। इस 3700 रुपये में आपको प्रीलिम्स का नोट्स, मेंस का नोट्स और खोटा लैंग्वेज पेपर का नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप खोटा पेपर, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 का आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको आंसर राइटिंग ही करना है, नोट्स नहीं चाहिए, तो आपको 2000 रुपया लगेगा, उसमें आपको आंसर राइटिंग मिल जाएगा। और खोटा इंक्लूड करिएगा तो आपको 3000 में खोटा भी मिल जाएगा। तो इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़कर आप अपने मेंस के प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी शुरू किया गया है, जिसमें कि कंप्लीट आपका पेपर 1 और पेपर 2 में 50-50 टेस्ट रहेगी। मतलब कि टोटल आपके पास 100 टेस्ट आपको मिलेगा। इस 100 टेस्ट में क्या होगा कि हर टेस्ट से पहले आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप टेस्ट 1 में अपियर हो रहे हैं, तो टेस्ट 1 से पहले आपको कंप्लीट टेस्ट 1 का एक नोट्स पहले दिया जाएगा। आपको वही नोट्स पढ़ के आनी है, उसके बाद आपको ये टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद फिर से आपको एक और नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें कि जितना भी क्वेश्चन था आपका टेस्ट में, उन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा, तो आप उससे मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 में 50-50 टेस्ट देखने को मिलेगी, अर्थात टोटल यहाँ पे 100 टेस्ट आपका होने वाला है। प्राइस आपका 1099 रुपया है और इसी प्राइस में आपको टोटल टेस्ट साथ ही साथ नोट्स भी मिल जाएगा। इस टेस्ट के माध्यम से आपके प्रीलिम्स को 13 बार हम लोग कंप्लीट कराएंगे, तो आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़कर भी अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को, जो कि हम लोग का पेपर 2 का टेस्ट 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहने वाली है। पेपर 2 का अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में हम लोग का जेपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चन झारखंड जीके से आती है और पेपर 1 में भी झारखंड जीके से 10 क्वेश्चन आती है। तो झारखंड जो पोर्शन है वो जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसीलिए इस पेपर को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो टेस्ट 2 पेपर 2, इसमें सिलेबस क्या है आपका, देखिए पहला तो आपको झारखंड का इतिहास पढ़ना है, जिसमें कि नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ना है। हम लोग टेस्ट 1 में मुंडा शासन व्यवस्था को कंप्लीट किए हैं। अब टेस्ट 2 में नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ना है। आपको पता होगा कि हर शासन व्यवस्था से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आती है 2 मार्क्स की। तो यहाँ पे हम लोग का नागवंशी शासन व्यवस्था से भी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी आपका टेस्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ नागवंशी शासन व्यवस्था से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगी। झारखंड आंदोलन में झारखंड के आदिवासी को पढ़ना है। जनजाति की जो भाषा है उन सभी को देखेंगे हम लोग। लोक साहित्य में हम लोग लोक चित्रकला को, जैसे कोहबर हो गया या फिर अन्य प्रकार के जो चित्रकला, उनको देखेंगे हम लोग। शिल्पकला को देखेंगे। यहाँ पे झारखंड के साहित्य और साहित्यकार में मुख्य रूप से संथाली साहित्य के बारे में हम लोग टेस्ट 2 में पढ़ेंगे। प्रमुख शिक्षण संस्थान में झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान को देखेंगे। खेलकूद में क्रिकेट को देखेंगे। पहला टेस्ट में हम लोग खेलकूद में हॉकी को कंप्लीट किए थे, अब इस टेस्ट में हम लोग क्रिकेट को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का सीएनटी होगा। सीएनटी में भी क्या, पहला चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। झारखंड का भूगोल में झारखंड की भूगोलिक संरचना को पढ़ना है और ये आपको डोली मैम का वीडियो देखना है। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति तथा अन्य नीति में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को पढ़ना है। इसके बाद प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास में तांबा उद्योग, हम लोग पहला टेस्ट में टिस्को के बारे में पढ़े थे, जिंदल के बारे में पढ़े थे, टेल्को के बारे में पढ़े थे, तो वो सब हम लोग का पहला टेस्ट में था। अब दूसरा टेस्ट में तांबा उद्योग को पढ़ना है, एल्यूमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग को पढ़ेंगे। झारखंड की योजना में शिक्षा से संबंधित योजना को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 और नियमावली 2008 को हम लोग देखेंगे। कैंपा को भी हम लोग पढ़ेंगे। पर्यावरण संबंधी तथ्य में हम लोग जल प्रदूषण को करेंगे और जो पहला टेस्ट था उसमें हम लोग वायु प्रदूषण को किए थे। और हम लोग का झारखंड में आपदा प्रबंधन को देखेंगे। तो ये हम लोग का टोटल हो गया
टेस्ट 2 का सिलेबस हो गया। आपको इतना चीज़ को पढ़ के आना है, इसके लिए भी हम लोग पहले नोट्स प्रोवाइड करेंगे और यही नोट्स आपको पढ़ना है और इसी नोट्स को पढ़ के आपको टेस्ट देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग का जो टॉपिक है झारखंड का इतिहास में नागवंशी शासन व्यवस्था को कंप्लीट करना है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में भी 3 स्तर देखने को मिलेगा। एक तो होगा सबसे निचला स्तर में ग्राम स्तर होगा, फिर दूसरा हो जाएगा पट्टी या फिर पढ़ा स्तर, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का सर्वोच्च स्तर जो होगा वो हो जाएगा राज्य स्तर हो जाएगा। हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था को देखे थे, वहां पे भी हम लोग का एक ग्राम स्तर था, दूसरा पट्टी स्तर था और तीसरा हम लोग का सर्वोच्च स्तर जो था वो पढ़ा या फिर पढ़ा स्तर था। लेकिन यहाँ पे जो सर्वोच्च स्तर होगा वो हम लोग का राज्य स्तर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर राज्य स्तर का होगा। अब देखिए ग्राम स्तर जो है, तो ग्राम स्तर में 2 पद होगा, एक महतो होगा और दूसरा जो हो जाएगा वो हम लोग का भंडारी हो जाएगा। तो महतो जो होगा, देखिए मुंडा शासन व्यवस्था जब हम लोग पढ़ रहे थे, मुंडा शासन व्यवस्था, तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर जो गांव के प्रशासनिक प्रमुख या फिर जो न्यायिक प्रमुख थे वो मुंडा थे और मुंडा के सहयोगी जो थे वे महतो थे या फिर गोड़ाइत थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्राम स्तर पर महतो है जो कि गांव का प्रमुख व्यक्ति है, गांव का प्रमुख व्यक्ति महतो। तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम स्तर इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर महतो जो है वो गांव का प्रमुख व्यक्ति है। अब आता है यहाँ पे दूसरा भंडारी। तो भंडारी जो है वो राजा के गांव में खेती करने और अनाज के भंडारण के लिए उत्तरदायी हुआ करता है। भंडारी नाम से क्लियर हो रहा है क्या, भंडारण का काम करेगा। तो राजा के गांव में जो खेती हो रहा है या फिर जो अनाज उत्पन्न हो रहा है उसके भंडारण के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो भंडारी उत्तरदायी होगा। तो ये हो गया हम लोग का ग्राम स्तर। फिर इसके ऊपर आता है हम लोग का पट्टी स्तर या फिर इसी को हम लोग पढ़ा स्तर भी बोलते हैं। लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में पट्टी स्तर अलग था और पढ़ा स्तर अलग था, लेकिन नागवंशी शासन व्यवस्था में पट्टी या फिर पढ़ा स्तर एक ही स्तर को कहा गया। तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 चीज देखने को मिलेगा, एक तो भूंयहर देखने को मिलेगा, भूंयहर, और दूसरा पाहन देखने को मिलेगा। तो जो भूंयहर है यह मुख्य रूप से ये न्यायिक और राजनीतिक अधिकार इनके पास हुआ करता है। और भूंयहर जो है ये आम जनता से मालगुजारी मतलब क्या हो गया कि जो जोती या फिर बोई जाने वाली जमीन है तो उस जमीन का वह कर जो कि सरकार को दिया जाता है। भूंयहर क्या हो गया कि आम जनता से मालगुजारी, और मालगुजारी क्या हो गया, वैसा जमीन जहां पे जोता जा सकता है या फिर कृषि कार्य किया जा सकता है, तो उस जमीन से कर लेकर सरकार को दिया जाता है, वही होता है मालगुजारी। तो भूंयहर आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात मालगुजारी वसूलने का काम कौन करेगा, भूंयहर करेगा। पाहन, पाहन का लगभग सभी जगह पे एक ही काम है, वो क्या होता है, धार्मिक प्रमुख होते हैं। सभी पूजा पाठ ये सभी या फिर गांव में शांति स्थापित करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो होते हैं वे पाहन ही होते हैं, जो कि पट्टी के स्तर पर होते हैं और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे और उनका संचालन करने की जिम्मेदारी पाहन के ही कंधों पर होगी। तो पाहन पट्टी स्तर पर हो गया। अब हम लोग का आता है सर्वोच्च स्तर, राज्य स्तर। तो राज्य स्तर पर जो सबसे सर्वोच्च पद है वो होता है महाराजा का। तो राजा को महाराजा शब्द से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है। और यह राज्य स्तर का प्रमुख हुआ करता है। अब महाराजा के सहयोग के लिए भी 2 लोग यहाँ पे दिखेंगे आपको। पहला हो जाएगा दीवान हो जाएगा, जो कि राज्य का वित्त प्रमुख होगा और राज्य के सभी वित्तीय कार्य के लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो यही दीवान होंगे। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का पांडे हो जाएगा। तो पांडे का काम क्या, संदेशवाहक का काम है, अर्थात पंच के द्वारा या फिर पढ़ा राजा के द्वारा या फिर ग्राम स्तर पर जो भी निर्णय लिया गया है तो उन सभी निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, पांडे की होगी। अर्थात संदेशवाहक का काम कौन करेंगे, तो ये पांडे करेंगे। जैसा कि मुंडा शासन व्यवस्था में गोड़ाइत का काम जो था, सेम चीज हम लोग का नागवंशी शासन व्यवस्था में पांडे का है। तो आपको ये पूरा टेबल आपका दिमाग में होना चाहिए। पहला क्या हो गया हम लोग का, ग्राम स्तर हो गया। ग्राम स्तर, ग्राम स्तर में क्या क्या देखने को मिला, तो एक तो हो गया हम लोग का महतो हो गया और दूसरा हो गया भंडारी। महतो का काम क्या हो गया, तो महतो जो हो गया वो प्रमुख हो गया और गांव का प्रमुख व्यक्ति यही है। भंडारी के काम क्या है, तो राजा के गांव में जो खेती हो रहा है उससे जो उत्पादन हो रहा है उन सभी अनाजों का भंडार करने का जिम्मेदारी किसके पास है, तो यही भंडारी के पास है। ये हो गया ग्राम स्तर। फिर आता है हम लोग का पट्टी स्तर या फिर पढ़ा स्तर, पट्टी या फिर पढ़ा स्तर। तो पट्टी या फिर पढ़ा में भी आपको 2 प्रकार के लोग दिखेंगे। एक तो हो जाएगा भूंयहर, भूंयहर जो कि न्यायिक और राजनीतिक अधिकार वाले व्यक्ति होंगे। दूसरा हो जाएगा पाहन। तो पाहन का काम क्या हो जाएगा, धार्मिक काम करना, अर्थात धार्मिक प्रधान कौन हो जाएंगे, पाहन हो जाएंगे। और भूंयहर का काम क्या हो जाएगा,
आम जनता से मालगुजारी लेना है। मतलब क्या कि जो भी बोया जाने वाला खेत है उन सभी खेत से वह टैक्स लेंगे और सरकार को देंगे। तो वही काम किसका है? भूंयर का है। ये हो जाएगा पट्टी स्तर पर। और सर्वोच्च स्तर पर आ जाएगा हम लोग का, जो कि राज्य स्तर होगा। और राज्य स्तर पर जो प्रमुख व्यक्ति होंगे वे हो जाएंगे महाराजा। महाराजा इनके सहायता के लिए दीवान होंगे और पांडे होंगे। जो पांडे होंगे इनका काम क्या हो जाएगा? संदेश वाहक का काम हो जाएगा। और दीवान जो होंगे वे वित्तीय प्रमुख होंगे। तो ये टेबल आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे सारा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, आप इसको खुद से एक बार पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में हुआ। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो प्रथम शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है ये भी ध्यान रखना, 64 ईस्वी में हुआ है। तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। राजा फनी मुकुट राय प्रथम शासक। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हो गया? प्रथम शताब्दी में हो गया है, 64 ईस्वी में हुआ है। और प्रथम शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय। ये नाम आपको याद रखना, बहुत बार आपको मिलेगा। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फनी मुकुट राय ने सूतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया। तो टेस्ट 1 में हम लोग देखे थे कि जो फनी मुकुट राय थे वे मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। तो वही फनी मुकुट राय नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक बनते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? सूतियाम्बे को बनाया, वर्तमान पिठोरिया को। वर्तमान जो पिठोरिया वही सूतियाम्बे था। तो फनी मुकुट राय ने राजधानी किसको बनाया? सूतियाम्बे को बनाया और अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। तो जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसमें थोड़ा परिवर्तन करने के साथ ही साथ और भी उसको विस्तारित रूप देते हुए नागवंशी शासकों ने थोड़ा सा अलग प्रकार का शासन चलाने का प्रयास किया। लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो देखिए अभी तक आपको सबसे पहला चीज कि ये टेबल तो बिल्कुल आपको दिमाग में होना ही चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या फैक्ट ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चीज आपको 64 ईस्वी ध्यान में रखना है, अर्थात प्रथम शताब्दी। इसके बाद फनी मुकुट राय, और फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसको बनाया? सूतियाम्बे को। और ये फनी मुकुट राय थे, ये नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक हुए। नागवंशी शासक हुए। तो आपको ये तीनों फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब क्या हो गया कि सबसे पहला तो नागवंशी शासन व्यवस्था ने बहुत सारी चीजें मुंडा शासन व्यवस्था से अडॉप्ट किए, उनके अनुरूप चले, बहुत सारी चीज को वो परिवर्तित किए। इसके बाद बहुत समय बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से उसका प्रभाव भी नागवंशी शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। तो उन सभी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही मुगल सेना के द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना क्या हो गया? एक अनियमित मालगुजारी है लिया जाने लगा, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में आम रेतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य में कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। तो जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था में जो रैयत हुआ करते हैं, हम लोग अभी सीएनटी को पढ़ेंगे तो रैयत को समझेंगे। तो जो रैयत हुआ करते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लिया जाता था। लेकिन मुगल के आने के बाद इन सभी राजाओं से, जो नागवंशी राजा थे, उनसे एक प्रकार का टैक्स लिया जाने लगा, जिसको हम नजराना बोलते हैं, जो कि अनियमित मालगुजारी हुआ करता है। तो अब वो टैक्स जो कौन पे करेंगे? नागवंशी शासक पे करेंगे। लेकिन ये रैयत से किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो टैक्स इनको मुगलों को देना पड़ रहा है उसका पूरा भार नागवंशी शासकों पर आने लगा है। अब अगर नागवंशी शासक पर भार आएगा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह व्यवस्था भी धीरे धीरे चौपट होना शुरू हो जाएगा। तो मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल ने 6000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। अब देखिए, तो 1615 शासक कौन है? जहांगीर। और जहांगीर के समकालीन कौन है? दुर्जन साल। जहांगीर के समकालीन दुर्जन साल हो गया। तो दुर्जन साल को जहांगीर ने बंदी बना लिया और 12 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रखा। और फाइनली दुर्जन साल के द्वारा 6000 रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप दुर्जन साल को छोड़ा गया। तो आपको याद क्या क्या रखना, आपको 16 से 15 ईस्वी अगर आपको याद रहता तो बहुत अच्छी बात है।
आपको ये ध्यान रखना है कि जहांगीर का समकालीन कौन है, तो दुर्जन साल है। जहांगीर के समकालीन कौन है, दुर्जन साल, क्योंकि झारखंड के इतिहास में ये प्रश्न बनता है। तो दुर्जन साल के समकालीन या फिर जहांगीर के समकालीन कौन है, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन है। अच्छा, अब दुर्जन साल को बंदी किसने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया। कब बनाया, 1615 ईस्वी में बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि दुर्जन साल ने जो मालगुजारी था, जो नजराना था, वो नहीं दे रहे थे। तो दुर्जन साल को कितना साल के लिए जेल हुआ, 12 साल के लिए। कहाँ पे, ग्वालियर में। तो एटलीस्ट आपको 12 साल ध्यान रखना है। फाइनली दुर्जन साल के द्वारा 6000 रुपया मालगुजारी, वार्षिक रूप से मालगुजारी देना स्वीकार किया गया और दुर्जन साल को वापस छोड़ दिया गया। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखनी है। नागवंशी राजाओं ने अब आम रैयतों से लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो शुरू में नागवंशी राजाओं के द्वारा जो रैयत थे उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा था और वही परिणाम हुआ कि दुर्जन साल को जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब दुर्जन साल ने यह स्वीकार कर लिया कि 6000 रुपया उसको मालगुजारी देना है वार्षिक रूप से, तो वो कहाँ से देगा। तो ऐसी स्थिति में अब रैयत से लगान वसूलने की प्रक्रिया नागवंशी शासकों के द्वारा शुरू कर दी गई और इसे वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया, जिसे भुइहर कहा जाने लगा। तो पढ़ा के जो प्रमुख थे मानकी, उन्हीं को यह जिम्मेदारी दिया गया, जिसका काम क्या था, लोगों से जो रैयत थे उनसे टैक्स वसूलना, क्योंकि अब मुगल शासक को इनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो मुख्य रूप से जो मानकी थे उनको यह कार्य दिया गया और जिसकी वजह से उनको भुइहर कहा जाने लगा। तो अभी हम लोग देखें कि भुइहर क्या था, जो आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए जिम्मेदार था। अब है कि बाद में कालांतर में नागवंशी शासन में और भी परिवर्तन हुए। अब भुइहरों के स्थान पर राजा के जागीरदार लगान वसूली का कार्य करने लगे। उनके द्वारा वसूली गई राशि मुगल शासकों के मांग करने पर ही दी जाने लगी और इस अनियमित कर को पेशकश या फिर नजराना कहा जाने लगा। अर्थात अब जो पहले अभी क्या हो रहा है कि जो कर वसूला जा रहा है रैयतों से, उसे भुइहर कहा गया। लेकिन समय बीतता गया, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुए। अब भुइहर का स्थान कौन ले लिया है, तो जो राजा है उनके जो जागीरदार हैं वे अब भुइहर का स्थान ले लिया। अब जागीरदार लगान वसूलने का काम करने लगे। तो जो लगान जागीरदारों के द्वारा या फिर राजा के द्वारा जो मुगल शासकों को दिया जाता था, उसी को हम लोग पेशकश या फिर नजराना के नाम से जानते हैं। तो नजराना या फिर पेशकश क्या है, तो एक प्रकार का टैक्स है जो कि मुगल शासक नागवंशी शासकों से लिया करते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलने के बाद पटना काउंसिल के अंतर्गत फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने का कार्यभार मिला, लेकिन वह नियमित कर वसूलने में नाकामयाब रहा। तो 1765 ईस्वी में अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल चुका है, अर्थात टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल चुका है। और दीवानी अधिकार मिलने के बाद पटना काउंसिल के अंतर्गत फोर्ट विलियम को इसका जिम्मेदारी दिया गया कि आपको छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलना है, लेकिन फोर्ट विलियम इस चीज पर सफल नहीं हो पाए। 1773 में व्हीटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया, पर उसे भी असफलता ही हाथ लगी। 1780 में छोटा नागपुर खास, रामगढ़ और चतरा को मिलाकर रामगढ़ बैंक बनाया गया। क्या क्या है, छोटा नागपुर खास हो गया, रामगढ़ और चतरा, इन तीनों को मिलाकर रामगढ़ बैंक बनाया गया। रामगढ़ बैंक, जिसका संचालन शेरघाटी अर्थात गया से होता था। इसके अंतर्गत कर वसूलने की जिम्मेदारी चोपमैन को दी गई, लेकिन वह भी नाकामयाब ही रहा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और इसी अस्थायी बंदोबस्त की वजह से क्या हो गया कि जो स्थानीय राजा थे उनको जमींदार बना दिया गया और उनके द्वारा ही लगान वसूली का कार्य शुरू हुआ। अंततः अंग्रेज की राज व्यवस्था लागू हो गई और मुंडा शासन व्यवस्था पर आधारित नागवंशी शासन व्यवस्था का पतन हो गया। तो देखिए क्या हो गया, सबसे पहला कहानी क्या हो गया हम लोग का, कि जो नागवंशी शासक थे वे किसानों से, रैयतों से टैक्स नहीं लिया करते थे, रैयतों से टैक्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, भारत में मुगल का शासन चलने लगा है। तो मुगल क्या कर रहे हैं कि जो नागवंशी शासक हैं उनसे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन नागवंशी शासक रैयतों से टैक्स नहीं ले रहे, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल को टैक्स नहीं दे पा रहे। और यही परिणाम हुआ क्या कि 1665 ईस्वी में जहांगीर ने दुर्जन साल को 12 साल के लिए जेल में डाल लिया। फाइनली दुर्जन साल और जहांगीर के बीच में समझौता होता है और दुर्जन साल के द्वारा 6000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया। तो अब ये दुर्जन साल कहाँ से देगा, अपना पैकेट से तो नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में अब नागवंशी शासकों के द्वारा उस समय के जो रैयत हुआ करते थे उनसे टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब वो टैक्स लेंगे और
मुगल शासक को देंगे। तो जो टैक्स लेने का जिम्मेदारी था वो पढ़ा के प्रमुख मानकी को दिया गया और उसी को भूंयहर कहा जाने लगा। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे अब मुगल शासक के जो जागीरदार हुआ करते थे वही लगान वसूलने का काम करने लगे और वह लगान जो मुगल शासक को दिया जाता था उसी को पेशकश या फिर नजराना कहा जाने लगा। फिर 1765 ईस्वी का समय आता है। इस समय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल जाता है, अर्थात टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है। और पटना काउंसिल के अंतर्गत फोर्ट विलियम को इसका जिम्मेदारी दिया जाता है कि आपको छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलना है, लेकिन वह इस चीज पर असफल रहते हैं। फिर विटाली आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दिया गया, कलेक्टर नियुक्त किया गया उनको, और उनको ये जिम्मेदारी दिया गया कि आपको छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलना है, लेकिन विटाली भी असफल रहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग का चौपमैन आते हैं, जो कि छोटा नागपुर, खास, रामगढ़, चतरा, इन तीनों को मिलाकर एक रामगढ़ बैंक बनाया गया, जिसका संचालन गया बिहार से किया जा रहा था। और चौपमैन की भी जिम्मेदारी क्या थी? टैक्स वसूलना था, लेकिन वह भी नाकामयाब हुए। अर्थात अंग्रेज एक चीज में असफल हो रहे क्या, यहाँ के जो स्थानीय शासक है उनसे टैक्स वसूलने नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लाया। 1793 में अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया और इस अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से क्या हो गया, जो स्थानीय राजा थे उनको जमींदार बना दिया गया और उन्हीं को यह अधिकार दे दिया गया कि आप ही को लोगों से टैक्स वसूलना है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के थे। पहले तो एक लिमिटेड टैक्स वसूला जाने लगा और बाद में फिर देखा अंग्रेज की जमींदार को लाभ नहीं हो रहा है, तो जमींदार उतना रुचि नहीं दिखाए और बाद में फिर से क्या हो गया कि जमींदार को बोल दिया गया कि आप जितना टैक्स वसूलिएगा वसूलिए, लेकिन उसमें से एक हिस्सा हमको देना है और बाकी जो बचेगा आपको रखना है। तो ऐसी स्थिति में जमींदार के पास भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचता था और लालच में कुछ कुछ जमींदार काफी ज्यादा टैक्स भी वसूलना शुरू कर दिए। तो फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया। परिणाम स्वरूप राजाओं को जमींदार बना दिया गया और उन्हीं को यह अधिकार दे दिया गया कि आपको टैक्स वसूलना है। फाइनली अब अंग्रेज टैक्स वसूलने में कामयाब रहे, लेकिन कैसे? इसमें अंग्रेज का राज व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो गया और बहुत समय से जो हम लोग का मुंडा शासन व्यवस्था पर आधारित जो नागवंशी शासन व्यवस्था चल रहा था वो धीरे धीरे पतन हो गया। तो यही है नागवंशी शासन व्यवस्था। आसान है, आप इसको आराम से 1 से 2 बार पढ़िएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे आता है झारखंड आंदोलन, जिसमें कि झारखंड के आदिवासियों को पढ़ना है। देखिए, झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी या फिर आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आपको ये चारों वर्ड ध्यान रखना है। क्या क्या? वनवासी हो गया, आदिवासी हो गया, आदिम जाति या फिर गिरिजन शब्द, ये सभी मुख्य रूप से झारखंड के क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के लिए प्रयोग किया गया है। आदिवासी का मतलब क्या हो गया? आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिवासी मतलब क्या? आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिवासी शब्द का पहला प्रयोग पहली बार गांधीवादी नेता ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। अभी तक आपको क्या क्या याद रखना है, ये देखिए। पहला चीज कि जनजाति को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन, इन शब्दों से पुकारा जाता है। ठीक है। आदिवासी का मतलब क्या हो गया? आदिकाल से रहने वाले लोग। आदिकाल से रहने वाले लोग। और आदिवासी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो एक गांधीवादी नेता है ठक्कर बप्पा, इनके द्वारा प्रयोग किया गया। तो ये नाम भी आपको याद रहना चाहिए कि आदिवासी शब्द का सबसे पहला प्रयोग गांधीवादी नेता ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया। आर्टिकल 342, इस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जनजाति को अधिसूचित किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एक संवैधानिक नाम है, किंतु संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं करता है, जनजातियों की सूची का उल्लेख करता है। देखिए, झारखंड में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि आर्टिकल 342 जो आपका इंडिया में मतलब कि पेपर 1 में पूछ सकता है। झारखंड निर्माण के समय राज्य में 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई थी और इस समय कंवर तथा कोल को झारखंड की 31वीं तथा 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। तो आपको याद क्या रखना है कि झारखंड का जब निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 30 थी। फिर 2003 में कितना हो गया? 2 बढ़कर 32 हो गया, जिसमें से 31वीं जो जनजाति थी वो हम लोग का 31वीं जनजाति कंवर हो गया और 32वीं जनजाति जो है वो हम लोग का कोल हो जाएगा।
झारखंड राज्य में कुल 32 जनजाति निवास करती है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्रमशः संथाल, उराव, मुंडा एवं हो। तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय झारखंड में 30 जनजाति, ठीक है, लेकिन उसके बाद 2 और बढ़ गए, अभी एक और लाइन में है। तो 31वीं और 32वीं क्या हो जाएगा, हम लोग का कोल और कबर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति क्या हो जाएगा, संथाल, उराव, मुंडा और हो। संथाल, उराव, मुंडा और हो। तो आप SOM याद रखिएगा, संथाल, उराव, मुंडा, उसके बाद हो। तो ये हम लोग का झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जाएगी। वर्ष 2022 में पुरान को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस प्रस्ताव को लागू होने पर झारखंड में जनजाति समुदाय की संख्या 33 हो जाएगी। तो जैसे ही यह प्रस्ताव लागू हो जाएगा, पुरान झारखंड का 33वीं जनजाति बन जाएगी। जनजातियों से संबंधित मुद्दों का व्यापक शोध व जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 को हुई थी। मोहराबादी, रांची स्थित इस संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया। अब है कि झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती है, ठीक है, 24 जनजाति प्रमुख श्रेणी में आती है, और 8 जो है, क्योंकि 24 और 8 कितना 32 होगा, तो जो 8 जनजाति वो हम लोग का आदिम जनजाति की कैटेगरी में आता है। पहला टेस्ट के क्लास में भी हम लोग इसको पढ़े थे। 8 आदिम जनजाति क्या था, तो बिरहोर, कोरबा हो गया, फिर असुर हो गया, परहिया, माल पहड़िया, सोरिया पहड़िया, बिरजिया और सबर हो जाएगा। तो ये 8 हम लोग का आदिम जनजाति हो गया। संख्या की बात करेंगे तो झारखंड में कुल जनजाति संख्या का 86,42,042 था। परसेंटेज कितना हो गया था हम लोग का, ये हम लोग का 26.2% था, जो कि भारत के कुल जनजातीय आबादी का 8.3% के आसपास था। ये हम लोग पिछला क्लास को ही देख चुके हैं। और रैंक अगर बात करें तो झारखंड का रैंक जनजाति के मामले में 6ठा रैंक हुआ करता था। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के प्रमुख जनजाति में पहला स्थान किसका है, संथाल का। तो अभी हम लोग देखें SOM, संथाल, उराव, मुंडा, उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का, हो आ जाएगा। तो SOM संथाल आएगा पहले, कितना है, 31.86% है। उसके बाद हम लोग का दूसरे स्थान पर आता है उराव, आता है कितना है, तो अप्रोक्स 20% है। और तीसरे स्थान पर मुंडा आ जाता है 14.22%। तो आप 14 आसपास याद रख सकते। तो इस प्रकार से हो गया 32, 20 और 14, 32, 20 और 14, ये हो जाएगा हम लोग का संथाल, उराव और मुंडा की आबादी हो जाएगी झारखंड में। राज्य की 4 प्रमुख जनजाति समूह क्या क्या, संथाल, उराव, मुंडा और हो का कुल जनजाति आबादी में 3/4 भागीदारी, अर्थात 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जो है वो झारखंड में संथाल, उराव, मुंडा और हो को मिलाकर है। अब है कि आदिम जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति है। इनकी संख्या कितना है, 2,92,359, 2,92,359। टोटल जनजाति कितना, 86,42,042। लेकिन वहीं पे आदिम जनजाति 2,92,359 है, जो कि कुल जनजाति की बात करेंगे तो 3.38% होता है। वहीं राज्य की कुल आबादी का सिर्फ और सिर्फ 0.8% है। मतलब कि 1% से भी कम आबादी जो है वो आदिम जनजाति की है। तो आदिम जनजाति 8 आदिम जनजाति है। टोटल इनका अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो ये हम लोग का 3.38% हुआ करता है। और कुल जनसंख्या का बात करेंगे तो ये हम लोग का 0.88% है। तो ये डाटा भी आपको याद रखनी है। तो क्या क्या हो गया देखिए, सबसे पहला कि 24 जनजाति प्रमुख श्रेणी में आती है, 8 जनजाति आदिम जनजाति। ये 8 आदिम जनजाति हो जाएगा हम लोग का बिरहोर, बिरजिया, असुर, परहिया, माल परहिया, सोरिया परहिया, सबर। अगर हम लोग यहाँ पे जनजाति की बात करेंगे तो टोटल जनजाति की संख्या कितना है, 86,42,042 है। परसेंटेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 26.2% हो जाएगा। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का होगा। लेकिन वही अगर हम लोग पूरे भारत की जनजाति का झारखंड की जनजाति से कंपेयर करेंगे तो झारखंड में 8.3% हिस्सा पड़ता है। आदिम जनजाति कितना, 8 हो गया। इसका अगर संख्या बोलेंगे तो ये हम लोग का लगभग 3 लाख के आसपास आता है, 2,92,359 एग्जैक्ट फिगर है। परसेंटेज कितना हो जाएगा हम लोग का, 3.88% हो जाएगा झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का। वही झारखंड की कुल आबादी की बात करेंगे तो आदिम जनजाति जो है वो हम लोग का 0.88% होता है। ठीक है। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इनका जीवन यापन आखेट, शिकार, झूम कृषि पर आधारित है। तो ये हो गया हम लोग का आदिवासी से संबंधित जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स हैं। तो वो सभी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आपको बताएं कि आपको एटलीस्ट ये सारा चीज याद रहना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा इतिहास को देखते हैं। झारखंड में खड़िया और बिरहोर ये 2 जनजाति, खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ी बिहार की तरफ से माना जाता है। मुंडा के बारे में बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता क्या है कि यह जनजाति रोहतास क्षेत्र से होकर झारखंड में आया है।
उराव जनजाति की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटानागपुर प्रदेश में आए हैं। तो देखिए 3 प्रकार का चीज आ गया। एक हो गया खड़िया और बिरहोर, जिनके बारे में कहा जा रहा है क्या कि ये कैमूर पहाड़ी की तरफ से झारखंड में आए हैं। मुंडा जनजाति के बारे में कहा जा रहा है कि ये रोहतास क्षेत्र से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किया है। वहीं उराव के बारे में कहा जा रहा है कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे और अलग अलग स्थानों से होकर फाइनली छोटानागपुर में आए। इनकी एक शाखा जो थी वो राजमहल क्षेत्र में रही, जबकि दूसरी शाखा जो थी वो पलामू में चला गया। अर्थात वो नीचे से आए, एक शाखा हम लोग का इस साइड चल गया राजमहल साइड और एक शाखा हम लोग का पलामू साइड चली गया। ये बात कर रहे हैं हम लोग उराव का। अब यहाँ पे है प्रजातीय तत्वों के आधार पर। तो देखिए बीएस गुहा, इनका मत है क्या कि झारखंड की लगभग सभी जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नामक मानव समूह से मिलती है। यानी कि इनका शरीर, रंग, नाक, बाल ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के व्यक्ति की तरह मिलती जुलती है, ऐसा मानना है बीएस गुहा का। इसके अलावा झारखंड की जो जनजाति है उनका शारीरिक गुण जो है श्रीलंका की बेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से काफी हद तक मिलती जुलती है। बेड्डा जनजाति और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से। फिर एक और है राम प्रसाद चंद्र। तो राम प्रसाद चंद्र का मत है क्या कि झारखंड मतलब उन्होंने झारखंड की जनजाति को निषाद वर्ग से जोड़ा है। यानी कि भारत के प्राचीन निवासियों का एक समूह, भारत के प्राचीन निवासियों का एक समूह। प्राचीन निवासियों का एक समूह। तो ये राम प्रसाद चंद्र का मत है। फिर हम लोग का रिजले, इनका मत क्या है कि जो मुंडा है, उराव, हो, खड़िया ये सभी मुख्य रूप से द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत। तो क्या क्या हो गया, बीएस गुहा इन्होंने क्या बताया कि झारखंड की जितनी भी जनजाति है वो हम लोग का प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नामक मानव समूह से मिलती जुलती है। इसके अलावा झारखंड की जनजाति का जो शारीरिक गुण है वो श्रीलंका के बेड्डा जनजाति से और ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासियों से मिलता जुलता है। राम प्रसाद चंद्र का मत है क्या कि झारखंड की जनजाति है उनको उन्होंने निषाद वर्ग से जोड़ा है, यानी कि भारत का प्राचीन निवासियों का एक समूह। वहीं पे एच रिजले के अनुसार क्या हो गया कि जो झारखंड की जनजाति है जिसमें से मुंडा, उराव, हो, बिरहोर, खड़िया ये सभी मुख्य रूप से द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आता है। इनका सामान्य शारीरिक लक्षण काली त्वचा, नाटा कद, लहरदार और घुंघराले बाल, चौड़ी और चिपटी नाक एवं जड़ पर धंसी हुई है। तो ये सभी इनके शारीरिक लक्षण के बारे में बताया गया है कि त्वचा का रंग कैसा होगा, काला या फिर गहरा भूरा होगा। कद कैसा होगा तो सामान्य कद होगा, नाटा होगा। बाल घुंघरेला हो सकता है, लहरदार हो सकता है। नाक चौड़ा हो सकता है या फिर थोड़ी चपटी हो सकती है। आंखें जो गहरी या फिर कुछ धंसी हुई हो सकती है। फिर आगे हम लोग का आता है यहाँ पे भाषा आता है। देखिए तो गिरीशन ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ियन समूह में बांटा है। 2 समूह में बांटा गया, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़ियन। भाषा की दृष्टि से मुंडारी, संथाली, बिरहोरी, खड़िया, भूमिज, हो आदि ऑस्ट्रिक समूह की है। सिर्फ उराव जनजाति को कुड़ुक भाषा और माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया को मालतो भाषा द्रविड़ समूह की मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उराव जनजाति की जो भाषा है कुड़ुक और माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की जो भाषा है मालतो भाषा, इन तीनों जनजाति की भाषा को द्रविड़ समूह से माना गया है। जबकि बिरहोर, संथाल, मुंडारी इन सभी जनजातियों की भाषा को ऑस्ट्रिक समूह से माना गया, क्योंकि गिरिसन ने झारखंड की जनजाति की भाषा को 2 भाग में बांटा था, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ियन, जिसमें कि द्रविड़ियन में आपका कुड़ुक, मालपहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की भाषाएं शामिल होंगी। इसके अलावा कुछ जनजाति की बोली जो है वो सदानी भी है। अब आगे है समाज और संस्कृति। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि देखिए झारखंड की प्रत्येक जनजाति के अपने अपने धार्मिक कर्मकांड, सामाजिक आचार विचार, विधि विधान, परिवार, गोत्र, कुल मिला के अलग अलग जनजाति की अलग अलग प्रकार की प्रथाएं देखने को मिलेगी। जनजातीय गांव में कुछ विशिष्ट संस्थाएं होती है जो इनकी सांस्कृतिक को विलक्षणता प्रदान करती है। गांव के बीच अखड़ा होता है और गांव में सरना भी होता है। तो हम लोग पहला टेस्ट में देखे थे, अखड़ा के बारे में पढ़े थे कि इसी जगह पे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इसी जगह पे सभी पंच की बैठकें होती है। इसके अलावा एक सरना स्थल होता है, पूजा स्थल भी होता है। जनजातीय गांव की एक अन्य प्रमुख विशेषता क्या है, युवागिरी। युवागिरी क्या है, एक शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान होता है और अलग अलग जनजाति की युवागिरी को अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। जैसे कि उराव जनजाति की युवागिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। वहीं मुंडा, असुर,
कोरा, इन सभी जनजाति की युवागिरी को गिद्दी ओड़ा कहा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि उराव जनजाति के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है, घुमकुरिया। तो ऐसा समझिए कि युवागिरी है, उराव जनजाति का है। तो उराव से अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि उराव और उड़ने जैसा कुछ आ रहा है, मतलब क्या बहुत घूम रहा है, तो घुमकुरिया हो जाएगा। मुंडा, असुर, कोरा, इन सब भी में जो युवागिरी है उसको गिद्दी ओड़ा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना ही रखना है। अच्छा, अब क्या है कि जनजाति में गोत्र परंपरा देखने को मिलता है। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग प्रकार के गोत्र भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि गोत्र को सिंपल सा किली, पारी या फिर कुंदा, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। किली, पारी, कुंदा, ये तीनों गोत्र का नाम है। तो गोत्र को किली, पारी या फिर कुंदा के नाम से जाना जाता है। जनजाति परिवार प्राय एकल होते हैं। संयुक्त परिवार बहुत ही कम जनजाति में पाया जाता है। सामान्यतः जो परिवार होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं। उत्तराधिकारी पुरुष पंक्ति में चलता है। पिता की संपत्ति में पुत्र को समान हिस्सा मिलता है। उसमें लड़की का हक नहीं होता, जैसे कि लगभग लगभग सभी जगह देखने को मिलती है। झारखंड की जनजातियों में बच्चों के जन्म के समय छठी संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, नामकरण संस्कार और मरणोपरांत मृत्यु संस्कार की भी प्रथा प्रचलित है। सबको जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं पाई जाती है। जनजातीय समाज में पुरुष महिला का सम्मानजनक स्थान है। इनका समाज लिंग भेद का इजाजत नहीं देता। और इनका जो प्रिय पेय है जो कि चावल से बनता है, इसको हम लोग हड़िया बोलते हैं। इसमें रानू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे आपको याद क्या रखना, ये देखिए, सबसे पहला कि जो सांस्कृतिक स्थल होगा जहाँ पे मीटिंग हुआ उसको हम लोग अखड़ा के नाम से जानते हैं या फिर अखड़ा के नाम से जानते हैं। युवागिरी को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उराव जनजाति की युवागिरी को घुमकुरिया कहा जाता है। मुंडा जनजाति की युवागिरी को गिद्दी ओड़ा कहा जाता है। असुर, गिद्दी ओड़ा, कोरा, इन सभी में युवागिरी को गिद्दी ओड़ा कहा जाता है। गोत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे किली, पारी और कुंदा के नाम से। परिवार प्राय एकल होता है। पितृसत्तात्मक समाज होता है। पुत्री का पिता के संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। शव को जलाने का और गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं पाई जाती हैं। लिंग भेद का इजाजत यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और इनका सबसे प्रिय पदार्थ जो है, पेय पदार्थ, वो चावल से बनता है, जिसको हम लोग हड़िया के नाम से जानते हैं। झारखंड में काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। फिर आगे आता हम लोग का विवाह संस्कार परंपरा। तो यहाँ पे सिंपल सा एक विवाह ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में दूसरी या फिर तीसरी पत्नी रखने की भी मान्यता जैसे कि सभी धर्म में भी पाया जाता है। बाल विवाह की प्रथा जनजातियों में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे दहेज प्रथा भी नहीं है, बल्कि वधु मूल्य की परंपरा है। और वधु मूल्य को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे कि पोन जो हो गया संथाल जनजाति में, हो जनजाति में, करमाली, सोरिया पहाड़ी में जो वधु मूल्य है उसको पोन कहा जाता है। वहीं गोनोंग जो है वो मुंडा जनजाति में कहा जाता है। तो आपको ये सभी नाम याद रखना है। सबर जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। डाली, किसान और परिया जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाएगा। हरजी जो है वो बंजारा जनजाति में, सुखदाम कंवर जनजाति में कहा जाएगा। तो ये सभी नाम आपको ये ध्यान रखना कि संथाल जनजाति हो गया या फिर आपका करमाली हो गया, हो गया, सोरिया पहाड़िया हो गया, इन सभी में वधु मूल्य को कौन कहा जाता है? गोनोंग टका या फिर गोनोंग जो है वो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। किसान जनजाति या फिर परिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाएगा। सवर जनजाति में पोटे कहा जाएगा। फिर आगे है बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को हरजी कहा जाएगा। और कंवर जनजाति में सुखदाम के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि कुछ कुछ जनजाति में विवाह से पहले सगाई की रस्म भी होती है, जैसे कि बंजारा जनजाति। बिल्कुल आपको याद रखना है कि बंजारा जनजाति में ही सगाई की रस्म पाई जाती है तथा दहेज लेते और वधु मूल्य भी देते। तो बंजारा जनजाति में सगाई का रस्म हो गया। वहीं हम लोग खोंड जनजाति को देखेंगे। खोंड जनजाति, तो खोंड जनजाति में जयमाला का रिवाज है। जयमाला, खोंड जनजाति में जयमाला पहनाया जाता है। तो हम लोग का बंजारा जनजाति होगी, इसमें सगाई प्रथा देखने को मिलेगी, सगाई देखने को मिलेगी। और खोंड जनजाति में जयमाला हम लोग को देखने को मिलेगा। वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा प्राय सभी जनजातियों में है। सभी जनजातियों में सिंदूर लगाने की परंपरा है। केवल खोंड जनजाति में जयमाला का रिवाज है। जनजातियों में विवाह की रस्म पुजारी, पाहन, दौरी, नाये आदि द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। कुछ जनजातियों में विवाह ब्राह्मण कराते हैं। और झारखंड की जनजातियों के बीच जीवन साथी चुनने के विभिन्न तरीके प्रचलित है, जिनमें राजी खुशी विवाह अर्थात दोनों लड़का लड़की खुशी खुशी शादी करेंगे। हरण विवाह में किडनैप कर लिया जाएगा। सेवा विवाह में क्या होगा, लड़की पहले ही लड़का के घर में आके सेवा करेंगे। पलायन विवाह में भाग जाएंगे। वधु मूल्य विवाह, गोलहर विवाह, हट विवाह, ये सभी अलग अलग प्रकार के
शादी के प्रकार है जो कि हम लोग को जनजातियों में देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया हम लोग का विवाह संस्कार परंपरा। अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था पर, जनजातियों की या फिर आदिवासियों की अर्थव्यवस्था। तो कृषि जो है वो जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, किंतु जीविकापार्जन के अन्य साधन जैसे कि वनस्पति संग्रह, शिकार करना, शिल्पकारी, पशुपालन और मजदूरी को भी अपनाया जाता है। तो कृषि तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी छोटे मोटे काम कर लिए जाते हैं। देखिए, कृषक जनजाति के अंतर्गत कौन कौन से जनजाति आते हैं, आपको ध्यान रखना, याद रखना है। संथाल जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा, हो और भूमिज। अर्थात शुरू के जो प्रमुख 4 जनजाति है, संथाल, उराव, मुंडा और हो, ये चारों जनजाति हम लोग का कृषक जनजाति के श्रेणी में आएंगे। शिकारी संग्रहकर्ता में कौन कौन आ जाएगा, तो बिरहोर, कोरवा और खड़िया, ये तीनों जनजाति, बिरहोर, कोरवा, खड़िया। बिरहोर, कोरवा, खड़िया आपका शिकारी संग्रहकर्ता में आएगा। घुमंतु कृषक में कौन आएंगे, तो सोरिया पहाड़िया जो है वो घुमंतु कृषक में आएंगे। शिल्पकार में कौन कौन आएगा, तो करमाली शिल्पकार में आएंगे। लोहार शिल्पकार में। चीख बड़ा कपड़ा बुनने में महारत हासिल है। माहली बांस से बने टोकरी का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार के सामग्रियों का निर्माण करते हैं। तो करमाली, लोहरा, चीख बड़ाई और माहली, ये सभी हम लोग का शिल्पकार के अंतर्गत आएंगे। घुमंतु कृषक में कौन आ जाएंगे, सोरिया पहाड़िया। शिकारी संग्रहकर्ता में कोरवा, बिरहोर और खड़िया आएंगे। वहीं कृषक जनजाति में संथाल, उराव, मुंडा, हो और खड़िया भूमिज शामिल हो जाएंगे। तो ये चारों जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं धार्मिक व्यवस्था में। तो जो जनजाति का जो प्राचीनतम धर्म है, सरना धर्म है, जिसके बारे में कंप्लीट मेंस में भी आपको पढ़ना रहता है। इसमें प्रकृति पूजा प्रमुख है। इसमें अधिकांश पर्व जो है कृषि प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। सरहुल, कर्मा, सोहरा यहाँ की मुख्य पर्व है। अधिकांश जनजातियों में सर्वोच्च देवता जो है सूर्य है, जिसे सिंहबोंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज आदि सिंहबोंगा के नाम से, वहीं हो, सिंगी, माल पहाड़िया, बेरू, माहली, सूरजी देवी, सबर, पुडिंगसुम, खोंड, बेलापुर नाम से पुकारते। तो सूर्य देवता को सर्वोच्च देवता का दर्जा दिया गया है जनजातियों के द्वारा, लेकिन अलग अलग जनजाति में इनका नाम अलग अलग है। संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज में सिंहबोंगा कहा जाता है। हो में सिंगी कहा जाता है, हो में सिंगी। माल पहाड़िया में बेरू, सूर्य देवता को बेरू के नाम से माल पहाड़िया में जाना जाता है। माहली जनजाति में सूरजी देवी के नाम से। सबर जनजाति में पुडिंग सुम। खोंड में बेलापुर के नाम से सूर्य देवता को पुकारा जाता है। जबकि उराव एक आपका यहाँ पे अपवाद देखने को मिलेगा। उराव जनजाति में इनका जो सर्वोच्च देवता होता है वो धर्मेश होता है। और स्वरिया पहाड़ी में बोड़ो गोसाई, गोंड में बूढ़ादेव, बिंझिया में विंध्यवासिनी देवी, बंजारा में बंजारा देवी, गोड़ेत में पूर्बिया, बिरहोर में बीर, बथोड़ी में पोला ठाकुर और खड़िया में गिरिंग, खरवार में मुजू करनी, भूमिज में गोराई ठाकुर, लोहरा में विश्वकर्मा और परिया में धरती माई कहते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये ध्यान रखना है, उराव जनजाति का जो सर्वोच्च देवता है वो कौन है, धर्मेश है। इसके अलावा आपको सिंहबोंगा को याद रखना ही रखना है, इतना आपको याद रखना है। बाकी आप जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन उराव और जो सिंहबोंगा है, संथाल, मुंडा, असुर, भूमिज, इसको नहीं भूलना है। पूर्बिया गोड़ेत हो गया, और बंजारा देवी, तो ये बंजारा जनजाति के लिए हो जाएगा। बाकी देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको याद हो सकती है, जैसे कि ये तो आपका हो जाएगा कि बंजारा जनजाति में बंजारा देवी होगी, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए बिरहोर में क्या है, वीर है, बिरहोर वीर, तो ये भी याद हो जाएगा। फिर क्या है आगे यहाँ पे, खड़िया जनजाति में गिरिंग है, तो खड़िया को खड़ा कर लीजिए। खड़ा खड़ा अगर व्यक्ति ज्यादा लेटते रहे तो वो गिर जाएगा, तो खड़िया में गिरिंग हो जाएगा। खरवार, वार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वार करना पड़ेगा, तो वार करना, तो करनी, मुचू करनी। एग्जैक्ट अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो भी आप काम चला सकते हैं। उसके बाद लोहरा, तो विश्वकर्मा याद रहेगा कि लोहा के लिए विश्वकर्मा देवता प्रसिद्ध है। बाकी परहिया हो गया धरती माई, तो उराव में हो गया धर्मेश हो गया। उसके बाद आपका सोरिया पहाड़िया, तो बोड़ो गोसाई, सोरिया रिया नाम आ रहा है, गोसाई समझ लीजिए गोसा करती है, गुस्सा करती है। गोंड बूढ़ादेव हो जाएगा। बिंझिया विंध्यवासिनी देवी, बंजारा तो बंजारा देवी, गोड़ेत पूर्बिया हो गया, बिरहोर वीर हो गया, बथोड़ी पोला ठाकुर हो जाएगा। खड़िया खड़ा खड़ा गिर जाएगा, गिरिंग। खरवार, वार करना पड़ेगा तो मुच करनी हो जाएगा। भूमिज गोराई ठाकुर, लोहरा विश्वकर्मा और परिया धरती माई। अब आते हैं हम लोग नृत्य, संगीत और खान पान पे। तो यहाँ की जनजातियां लोक सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध है। शास्त्रीय नृत्य संगीत का झारखंड में भले अभाव हो, लेकिन लोक संगीत और लोक नृत्यों की यहाँ भरमार है। वही यहाँ के लोग झारखंडी भाषाओं में एक लोकप्रिय कहावत है,
जहाँ बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य। बोल रहेंगे वही गाना है, संगीत है, चलेंगे वही क्या है, नृत्य है। सरहुल, जदूर, करम, जतरा, झूमर, ब्रोया, माठा, डोमकच, सोहराय, अंगनई, चाली, फगु डांडी आदि यहाँ की प्रमुख गीत नृत्य है। नृत्य में परंपरागत परिधान, फूल पत्ते, पंख, आभूषण से श्रृंगार करने और सजने संवरने परंपरा है। जनजातीय परिवार प्रायः मांसाहारी होते हैं। केवल टाना भगत और साफा और समूह जो है वो मांस मदिरा से परहेज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ताना भगत है, नाम पे ही क्या आ गया, भगत आ गया। भगत है मतलब कि वो मीट मछली नहीं खाता है। साफा और साफ सुथरा रहता होगा तो समझ लीजिए मीट मछली दारू वारू नहीं पीता है। तो ताना भगत और साफा और मांस मदिरा ये सब नहीं करते हैं। जनजातियों के ग्रामीण जीवन में हाट का काफी महत्व है और हाट साप्ताहिक या फिर पाक्षिक लगता है। तो हाट के बारे में लगभग लगभग सभी झारखंडी लोगों को पता होगा कि ये अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। तो जनजाति के ग्रामीण जीवन में हाट का महत्व जो काफी ज्यादा होता है। अब आते हैं इनके राजनीतिक जीवन पर। तो झारखंड का जनजातीय समाज प्रारंभ से गणतंत्र का पोषक रहा है। ये राजा भी रहे, प्रशासक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे, किंतु कभी इनका राजतंत्र नहीं रहा। झारखंड की जनजातियों के राज्य का शासन पंचायती व्यवस्था पर आधारित रहा है, चाहे वह ग्राम पंचायत हो या फिर पढ़ा हो या फिर परगना हो। झारखंड की अनेक लघु और कम विकसित जनजातियों में सिर्फ ग्राम स्तर पर जाति पंचायत, जिसको जाति गोट बोलते हैं, होती है। खरवार जनजाति में 4 गांव पर चट्टी, देखिए खरवार में 4 गांव पर चट्टी, 5 गांव पर पचोरा होता है, 7 गांव पर सतोरा संगठन होता है। बंजारा में सामुदायिक परिषद एवं बंजारा संघ होता है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि 4 गांव पर चट्टी, 5 गांव पर पचोरा, 7 गांव पर सतोरा जैसे संगठन कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो खरवार जनजाति में पाया जाता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, खरवार जनजाति में। इसके अलावा बंजारा जनजाति में सामुदायिक परिषद और बंजारा संघ होता है। तो बंजारा संघ तो नाम से समझ में आ जाएगा, सामुदायिक परिषद आपको ध्यान में रखना है कि सामुदायिक परिषद जो वो बंजारा जनजाति में पाया जाता है। चीक बड़ाइक में अंतरग्राम्य परिषद ही समाज पर नियंत्रण रखता है। करमाली जनजाति में गांव स्तर पर जाति पंचायत, 7 गांव पर सदगवैया और 22 गांव मिलाकर 22 पंचायत होती है। तो चीक बड़ाइक में क्या हो गया? अंतरग्राम्य परिषद हो गया। करमाली में क्या हो गया? 7 गांव पर सदगवैया हो गया और 22 गांव पर 22 हो गया, 22 पंचायत हो गया, जो कि शीर्ष संगठन होता है। तो ये सब क्वेश्चन बनेगा कि 4 गांव पर चट्टी, 5 गांव पर पचोरा, 7 गांव पर सतोरा कौन से जनजाति का संगठन है? तो खरवार हो जाएगा। इसके अलावा चीक बड़ाइक में क्या आ जाएगा आपका? तो चीक बड़ाइक में आपका अंतरग्रामी परिषद देखने को मिलेगा। बंजारा में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सामुदायिक परिषद देखने को मिलेगा। बंजारा में सामुदायिक परिषद और बंजारा संघ देखने को मिलेगा। फिर आता हम लोग यहाँ पे करमाली जनजाति। तो करमाली जनजाति में 7 गांव पर सदगवैया और उसके अलावा 22 गांव पर 22 पंचायत देखने को मिलेगा। फिर आता है खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति में पाड़ा पंचायत देखने को मिलेगा। खोंड जनजाति में अंतरग्राम्य पंचायत को गोटिया के नाम से जाना जाता है। तो गोटिया का संबंध किससे है? खोंड जनजाति से। झारखंड में संथाल, उराव, हो और मुंडा जनजाति में व्यवस्थित, विकसित एवं प्रभावी शासन व्यवस्था पाई जाती है। संथाल जनजाति का संगठन परगना कहलाता है। तो संथाल जनजाति, सिंपल संथाल परगना होता है ना, तो संथाल जनजाति का जो जनजाति संगठन होगा उसको परगना कहलाएगा, जिसका प्रधान क्या कहलाएंगे? परगनित कहलाएंगे। तो परगनित का संबंध कौन सा जनजाति से? संथाल जनजाति से। जबकि उराव ग्राम पंचायत का संचालन महतो करता है। तो जब हम लोग उराव जनजाति के शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग महतो को भी देखेंगे। जबकि महतो मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ अलग काम कर रहा है, नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ अलग काम कर रहा है। ये गांव का प्रमुख हो गया। तो परगनित हो गया संथाल जनजाति के लिए, महतो हो गया उराव जनजाति के लिए। उराव के पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा होता है। हो जनजाति का संगठन जो होता है वो पीड़ कहलाता है, जिसका प्रधान मानकी होता है। मुंडा ग्राम पंचायत का मुखिया मुंडा होता है। अंतरग्राम्य पंचायत के रूप में मुंडा, पढ़ा या फिर मानकी पट्टी है। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित शासन व्यवस्था के द्वारा ही इनके सभी विवादों का निपटारा होता है। आर्थिक जुर्माना, शारीरिक दंड या फिर समाज बहिष्कार की सजा देने का प्रावधान इन्हें होता है। संथाल जनजाति में प्रचलित बिटलाहा सबसे कठोर सजा है। तो देखिए क्या हो गया, शुरू से इसको समझते। पहला तो क्या हो गया कि झारखंड में बहुत छोटी छोटी या फिर कम विकसित जनजाति में सिर्फ ग्राम स्तर पर ही जाति पंचायत पाई जाती है, जिसको हम लोग जाति गोट के नाम से जानते हैं। खरवार जनजाति में आते हैं। 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव पर पचोरा, 7 गांव पर सतोरा के नाम से जो संगठन होता है वो हम लोग का कौन सा जनजाति में? खरवार जनजाति में पाया जाता है। सामुदायिक परिषद या फिर बंजारा संघ कौन सा जनजाति में? बंजारा जनजाति में।
करमाली जनजाति में 7 गांव को सतवैया, 22 गांव को बाईसी पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चीक बड़ाई जनजाति में अंतर ग्रामीण परिषद भी हम लोग को देखने को मिलेगा। पाड़ा पंचायत हम लोग का खड़िया जनजाति में है। गोटिया जो है वो हम लोग का खोंड जनजाति में देखने को मिलेगा। उराव ग्राम पंचायत का संचालन महतो करेंगे और पढ़ा का प्रमुख जो होंगे वे पढ़ा राजा होंगे। वहीं संथाल जनजाति में संगठन जो होगा वो परगना कहलाएगा और इसका जो हेड होगा प्रधान होंगे वो परगनित कहलाएंगे। फिर हम लोग का आता हो, तो हो जनजाति का संगठन पीड़ कहलाएगा, इसका प्रधान मानकी होता है। और अगर यहाँ पे एक दंड का भी प्रचलन देखने को मिलेगा, खास करके संथाल जनजाति में बिटलाहा, जो कि सबसे कठोर सजा हुआ करता है। लेकिन सामाजिक भोज अगर कराया जाता है तो इसको भी माफ कर दिया जाता है। तो बिटलाहा का संबंध संथाल जनजाति से है, याद रखनी है। तो ये हो गया हम लोग का झारखंड के आदिवासियों का राजनीतिक जीवन। अब आता है झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें कि जनजातियों की भाषा को आपको ध्यान रखना, याद रखना है। तो देखिए, कुड़ुक भाषा कौन सी जनजाति बोलती है? तो उराव जनजाति बोलते हैं। हम लोग शुरू में ही देखे, कुड़ुक उराव जनजाति के द्वारा बोला जाता है। माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया मालतो भाषा बोलते हैं। तो ये याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। गोंड जनजाति के द्वारा गोंडी भाषा बोला जाता है और ये तीनों ही भाषा द्रविड़ भाषा समूह से आते हैं। हम लोग शुरू में ही इसको पढ़े हैं, तो आपको ये तीनों याद रखना है। क्या क्या? उराव जनजाति, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, इसके अलावा गोंड। ये 4 जनजाति के नाम आपको याद रखना, उराव, गोंड, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो भाषा समूह से बिलोंग करते हैं वो द्रविड़ भाषा होता है। उराव जनजाति कुड़ुक भाषा बोलते हैं, माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया मालतो भाषा बोलते हैं, गोंड जनजाति की तरह गोंडी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको लास्ट का ये 4 एटलीस्ट याद रखना है। क्या क्या 4? एक तो करमाली हो जाएगा, करमाली खोट्टा भाषा का प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे अलग आएगा। करमाली खोट्टा भाषा का प्रयोग करते हैं। कवर कवराती भाषा, देखिए कवर कवराती, लोहरा चेरो बिजिया गोड़ायत, ये सदानी भाषा का। और चीक बड़ाई जो है वो नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये भाषा समूह इंडो आर्यन से आते हैं। तो आपको द्रविड़ भाषा समूह याद रखना है और इंडो आर्यन समूह याद रखना है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे बचता है ये सब हम लोग का ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये है झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें कि जनजाति की भाषा को हम लोग को पहला टेस्ट में पढ़ना है। फिर शुरू होता है लोक साहित्य, जिसमें कि लोक चित्रकला और शिल्पकला को हम लोग पढ़ेंगे। पहला आता है हम लोग का कोहबर चित्रकला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोहबर चित्रकला। कोहबर का मतलब भी क्या हो गया हम लोग का? गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का मतलब भी हो गया गुफा में विवाहित जोड़ा। और इसमें मुख्य रूप से जो विवाहित महिला होती है उसके द्वारा अपने पति के घर में कोहबर चित्रकला किया जाता है। और इस कोहबर चित्रकला में होता क्या है? तो इसमें अलग अलग प्रकार के ज्यामितीय आकृति का निर्माण किया जाता है, फूल पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी का चित्रण किया जाता है। तो कोहबर का मतलब क्या हो गया? गुफा में विवाहित जोड़ा हो गया, जिसमें कि पत्नी अपने ससुराल में जाकर इस चित्र का चित्रण करती है। कौन सा जनजाति में प्रचलित है? तो ये कोहबर जो है वो हम लोग का बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। देखिए कोहबर लास्ट का बर को पकड़िए और बर से बिरहोर बना दीजिए। तो कोहबर बिरहोर जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि बिरहोर जनजाति में कौन सा चित्रकला प्रसिद्ध है? तो कोहबर, बर बीर, तो बिरहोर जनजाति में कोहबर चित्रकला होगा। कोहबर का मतलब गुफा में विवाहित जोड़ा हो जाएगा। इसमें सिकी यानी कि देवी का चित्रण मिलता है और कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो कोहबर चित्रकला में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? सबसे पहला कि कोहबर चित्रकला, कोहबर का मतलब क्या है? गुफा में विवाहित जोड़ा हो गया। कोहबर चित्रकला कौन सा जनजाति में प्रसिद्ध है? तो बिरहोर जनजाति में प्रसिद्ध है। कोहबर चित्रकला को कब जीआई टैग दिया गया? तो 2020 में दिया गया। इसमें सिक्की अर्थात देवी का चित्रण मिलता है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखनी है। ये हो गया हम लोग का कोहबर चित्रकला। अब आता है हम लोग का जादव पटिया चित्रकला। जादव पटिया चित्रकला, तो जादव मतलब हो गया चित्रकार, जादव मतलब चित्रकार, और पटिया मतलब हो गया, समझ लीजिए पट्टी, छोटा छोटा पट्टी, किसका? कागज का या फिर कपड़ा का। तो जादव मतलब हो गया चित्रकार और पटिया मतलब हो गया कागज या फिर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। तो इन्हीं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रकारी किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से संथालों में प्रचलित है। जिस प्रकार से कोहबर बिरहोर में प्रचलित था, उसी प्रकार से जादव पटिया चित्रकला जो है वो संथाल जनजाति में प्रचलित है। इस चित्रकला में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर निर्मित 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर चित्रकारी की जाती है और प्रत्येक
पट पर 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसमें चित्रकारी हेतु मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। जादो मतलब क्या हो गया? चित्रकार हो गया। यह चित्रकला दुमका और जामताड़ा जिले में अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो जादो पटिया चित्रकला कौन सा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? संथाल जनजाति के लिए। कौन सा जिला में प्रसिद्ध है? तो ये हम लोग का उपराजधानी दुमका में और जामताड़ा में। तो इन दोनों जगह पे मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। कोहबर चित्रकला सोहरा जनजाति में प्रसिद्ध है और जादो पटिया संथाल जनजाति में। अब आता है हम लोग का सोहराय चित्रकला। सोहराय, तो सोहराय नाम से क्लियर है कि ये हम लोग का सोहराय जो चित्रकला है वो सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। और यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है। तो सोहराय पर्व से पहले घर का लिपाई पुताई शुरू होने जाता है धान कटने से पहले, तो उस समय हम लोग का सोहराय चित्रकला देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है? प्रजापिता या फिर पशुपति का चित्रण मिलता है तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय इस चित्रकला के दो प्रमुख शैलियां हैं। मंझू और कुर्मी, ये दोनों क्या हो जाएगा? सोहराय चित्रकला का प्रकार हो जाएगा। और ये मुख्य रूप से हजारीबाग जिले पर प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से हम लोग का जादव पटिया चित्रकला दुमका और जामताड़ा में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से सोहराय चित्रकला जो है वो हम लोग का हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है। ये जिला का नाम आपको याद रखना है। 2020 में कोहबर को जीआई टैग मिला, साथ ही साथ सोहराय चित्रकला को भी जीआई टैग दिया गया। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 2020 में कोहबर को और सोहराय को जीआई टैग दिया गया। फिर आता हम लोग का पैतकर चित्रकला, जिसको हम स्क्रॉल चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। पैतकर या फिर स्क्रॉल चित्रकला, देखिए यह चित्रकारी आमादुबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो क्या क्या हो गया? जादव पटिया हो गया हम लोग का दुमका और जामताड़ा में हो गया। सोहराय चित्रकला हम लोग का हजारीबाग हो गया। पैतकर चित्रकला हम लोग का सिंहभूम में प्रसिद्ध होगा, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। तो पैतकर का गांव किस कहा जाता है? तो सिंहभूम। पैतकर का गांव सिंहभूम को कहा जाता है। झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई है। तो देखिए क्या क्या आ गया? कोहबर चित्रकला बिरहोर जनजाति के द्वारा, जादव पटिया चित्रकला संथाल जनजाति के द्वारा। इसके अलावा हम लोग आ गया पैतकर चित्रकला। तो पैतकर चित्रकला सबर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला पैतकर चित्रकला को ही कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि झारखंड का सबसे प्राचीन या फिर पुराना आदिवासी चित्रकला कौन सा है? तो वो हो जाएगा हम लोग का पैतकर चित्रकला, जिसको हम लोग स्क्रॉल चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। सबर जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है और यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अतिरिक्त बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। तो आपको ये 3-4 फैक्ट याद रखना पैतकर में। क्या क्या? इसको स्क्रॉल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ पे है? सिंहभूम में है, इसीलिए सिंहभूम को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है? सबर जनजाति प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है, गरुड़ पुराण। और भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला भी कौन सा है? तो यही हम लोग का पैतकर चित्रकला है। अब आगे आता हम लोग राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला, तो ये 3 चित्रकलाओं का प्रयोग उक्त 3 उपजातियों द्वारा किया जाता है, अर्थात राणा, तेली और प्रजापतियों के द्वारा। इस चित्रकला में पशुपति अर्थात भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में प्रसिद्ध कौन सी चित्रकला में धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है? तो प्रजापति कला, तेली कला और राणा कला में मुख्य रूप से धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति अर्थात भगवान शिव को पशु और पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है गंझू चित्रकला। तो गंझू चित्रकला में पशुओं, वन, पालतू जानवर एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। फिर आता है भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला जो घर के दीवारों पर किया जाता है
और घर के दीवार पर होता है तो सिंपल समझिए कि ज्यामितिक चिन्हों का प्रयोग इसमें काफी ज्यादा किया जाता है। 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WC ऑर्चर ने, जिसने एक पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्तियों का वर्णन किया है। तो भित्ति चित्रकला जो है वो मुख्य रूप से घरों की दीवारों पर किया जाता है, ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और WC ऑर्चर की पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति के द्वारा जो भित्ति चित्रकला का प्रयोग किया गया था उसका वर्णन किया गया है। संथाल समाज के लोग का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़ जो कि हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। संथाल परगना क्षेत्र इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है। इसमें आकृति की प्रधानता है। इस चित्रकारी में चित्र में उभार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र, इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त है। इसमें रंगों की प्रधानता है और चित्रकारी में चित्र समतल होते हैं। मतलब सिंपल सा है कि भित्ति चित्रकला इसमें घरों की दीवारों पर पेंट किया जाता है, ज्यामितीय चिन्हों का काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है और रंगों की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। फिर आता है हम लोग का अस्ट्रो आर्ट चित्रकला। अस्ट्रो आर्ट चित्रकला जो कि झारखंड में एक नया प्रकार का चित्रकारी देखने को मिल रहा है, जिसमें कि धान के पुआल का प्रयोग करके चित्रकारी किया जा रहा है। इससे पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। अंत में चित्र को काट कर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि में चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। तो यही अस्ट्रो आर्ट चित्रकला जिसमें धान के पुआल का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे हम लोग का वैजनाथ चित्रकला आ गया। तो ये मुख्य रूप से हम लोग का वैद्यनाथ धाम मंदिर के आसपास प्रचलित चित्रकला है जो कि झारखंड में विकसित हो रही है। इस चित्रकारी में वैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कि कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक, इन सभी का चित्रण किया जाता है। और इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजियारा ने किया था। ये नाम आपको ध्यान रखना है। वैद्यनाथ चित्रकला जो है वो नरेंद्र पंजियारा के द्वारा विकसित किया गया है। और नरेंद्र पंजियारा को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो वैद्यनाथ चित्रकला का संबंध नरेंद्र पंजियारा से है, जो कि मुख्य रूप से वैद्यनाथ धाम मंदिर के आसपास विकसित हो रही है, जिसमें कि भगवान शिव के कांवड़ यात्रा, शिव बारात या फिर रुद्राभिषेक, इन सभी को दिखाया जाता है। और 2016 में नरेंद्र पंजियारा को कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया है। तो ये हो गया हम लोग का लोक चित्रकला। आप एक बार खुद से पीडीएफ को पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज आपको याद हो जाएंगी, अन्यथा हम सब चीज बता ही दिए हैं। अब है शिल्पकला, जिसमें कि डोकरा कला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोकरा कला देखिए, डोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा। यह एक धातु शिल्प कला है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डोकरा कला जो है वो धातु शिल्प कला है, जिसको स्थानीय भाषा में सिरे पेंडू तथा धड़वा या फिर घड़वा कहा जाता है। सिरे पेंडू या फिर धड़वा या फिर घड़वा जो कि धातु शिल्प कला है, और ये क्या है, डोकरा कला है। ये भारत के साथ साथ विदेश में भी लोकप्रिय है। पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तांबा, जस्ता, टीन आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। पैला का निर्माण, पैला काफी ज्यादा प्रचलित है झारखंड में, जो कि मुख्य रूप से चावल को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पैला का निर्माण डोकरा कला के द्वारा ही किया जाता है। अब ध्यान रखिए, डोकरा कला का संबंध किससे है? मलेर जनजाति से, मलेर जाति से। झारखंड राज्य में डोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम ये सभी शामिल है। तो ये पांचों आपको ध्यान रखना है, हजारीबाग, फिर रामगढ़, दुमका, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम। आगे आता हम लोग का मुखौटा शिल्प, जो कि मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम में प्रसिद्ध है। और सरायकेला खरसावां क्षेत्रों में छाव नृत्य हेतु अनिवार्य मुखौटा का निर्माण जो है किया जाता है। इस कला के तहत मुखौटों का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। और मुखौटों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को महापात्रा, महाराणा या फिर सूत्रधार, ये तीनों नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम लोग काशी घास शिल्प, जो कि संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध है। काशी घास जानते होंगे आप लोग। यह शिल्पकारी, इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं व खिलौनों का निर्माण किया जाता है। वर्षा ऋतु में खास करके काशी घास आता है। फूल भी आता है एक व्हाइट कलर का, काशी फूल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उसी काशी घास का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के झाड़ू का भी निर्माण किया जाता है। डिजाइनदार झाड़ू होता है, बहुत सारे वस्तु खिलौनों का निर्माण किया जाता है। झारखंड में सुबई घास से कटोरा का निर्माण किया जाता है। फिर बांस शिल्प, तो बांस के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन है? माहली जनजाति, जो कि बांस से अलग अलग प्रकार के सामानों का निर्माण करती है। और झारखंड में ये काफी ज्यादा प्रचलित भी है। शादी में नया नया सामान भी माहली जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, उसका यूज भी किया जाता है।
तो बांस शिल्पकारी में राज्य की माहली जनजाति के लोगों को निपुण माना जाता है, जिनको सरल कारीगर या फिर शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड में बिरहोर, गोंड और परिहार जनजाति के लोग भी बांस से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं और बांस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। बांस से छाता का निर्माण होता है जिसको चातोम कहा जाता है। झारखंड में घुंगू पत्ता का प्रयोग करके निर्मित छाता को चुकरी कहा जाता है। तो बांस से जो छाता बनता है उसको चातोम कहा जाता है। वहीं एक पत्ता है घुंगू पत्ता, उस पत्ता का प्रयोग करके जो छाता का निर्माण किया जाता है उसको चुकरी कहा जाता है। फिर आगे आता हम लोग का मृन शिल्प आता है। तो झारखंड में मृन शिल्प भी काफी ज्यादा समृद्ध है। झारखंड की जनजाति में पक्व एवं अपक्व मिट्टी के बने पात्रों का अपना स्थान है। ये मृन पात्र मृन शिल्पों के अनुपम उदाहरण भी है। झारखंड में आज भी चाक पर मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हाथ से तैयार किए जाते हैं। गुलदस्ते वगैरह पर सजावट करने के लिए इन पर विभिन्न आकृतियां एवं फूल पत्तियां हाथ से बनाकर चिपकाई जाती है जिसको ल्यूटिंग कहा जाता है। और झारखंड में मृन शिल्प को बढ़ावा देने हेतु माटी कला बोर्ड का भी गठन किया गया है। बाकी आप लोग यहाँ पे खुद से पढ़िएगा। तो ये हो गया झारखंड में हम लोग का शिल्प कला भी खत्म हो गया। अब आ गया झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, जिसमें कि संथाली साहित्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषा क्या हो जाएगा? संथाली भाषा हो जाएगा और यह ऑस्ट्रिक या फिर आग्नेय भाषा परिवार से संबंधित है। झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 ईस्वी में शामिल हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जगह मिला है। कब? 2003 में। और इस भाषा का अपना एक व्याकरण भी है, इसका अपना लिपि भी है जिसको ओल चिकी के नाम से जाना जाता है। और ओल चिकी लिपि 1941 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा तैयार किया गया। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना। ये संथाली भाषा झारखंड का एकमात्र ऐसा भाषा जिसको 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। संथाली भाषा का अपना लिपि है, लिपि के नाम है ओल चिकी और ओल चिकी का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन है? रघुनाथ मुर्मू है। इन्होंने 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया है। फिर संथाली लोक साहित्य आता है। तो देखिए, इस भाषा साहित्य में लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति का व्यापक समावेश है। संथाली लोकगीत, लोक कथा वनस्पति एवं जीव जंतुओं से संबंधित है। साथ ही धर्म, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य, काम, दाम्पत्य, मनोविज्ञान, क्रम ये सभी शामिल है। सिज द्वार और बही द्वार जैसे घाटियों का नाम संथाली लोकगीत में मिलता है तथा चाय चंपा के काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो सिज द्वार और बही द्वार का संबंध किससे? संथाली लोक साहित्य से। सिज द्वार और बही द्वार का संबंध संथाली लोक साहित्य से है। शिष्ट साहित्य में आते हैं हम लोग। तो एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज नाम का एक पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1852 में किया गया था, जो कि संथाली भाषा पर पहला पुस्तक था। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, जो कि संथाली भाषा का पहला पुस्तक है। फिर है 1867 ईस्वी में सिंथालिया एंड द संथाल, सिंथालिया एंड द संथाल जो कि जी मन के द्वारा, और 1868 में ए वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज जो कि रे E.L. पक्सुले का प्रकाशन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अ वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज इसके द्वारा पक्सुले के द्वारा किया गया। अब है 1837 में अस्क्रेफ रूड द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण का प्रकाशन किया गया है। तो अस्क्रेफ रूड जो कि संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण का प्रकाशन किया है। पॉल जुझार सोरेन की मौलिक कविता का संग्रह ओनांडहे बाहा डलवक का प्रकाशन किया गया। जुझार सोरेन, इनकी कविता का संग्रह क्या है? ओनांडहे बाहा डालवाक, ओनांडहे बाहा डालवाक, जो कि किसके द्वारा? जुझार सोरेन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। संथाली शिष्ट साहित्य में या फिर संथाल का प्रथम उपन्यास की बात करेंगे तो हड़ाम वाक आतो हो जाएगा, प्रथम उपन्यास हो जाएगा। हड़ाम वाक आतो मतलब कि हड़ाम का गांव, जो कि 1946 ईस्वी में रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया था। और इसके उपन्यासकार जो थे वो आर कार्टियर्स थे, आर कार्टियर्स। तो हड़ाम वाक आतो के उपन्यासकार कौन हो जाएंगे? आर कार्टियर्स हो जाएंगे। मुहिला चेचत दाई जो कि संथाल का दूसरा उपन्यास हो जाएगा। कौन लिखे हैं? ननकू सोरेन के द्वारा, ननकू सोरेन। मुहिला चेचत दाई ननकू सोरेन हो जाएंगे। आर कार्टियर्स के द्वारा हड़ाम वाक आतो हो जाएगा। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज पहला पुस्तक हो जाएगा। अ वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज जो है वो हम लोग का पक्सुले हो जाएंगे। अस्क्रेफ रूड के द्वारा
संथाल का पहला व्याकरण लिखा गया था। ओनान डहे बाहा डालवाक जो कि हम लोग का जुझार सोरेन की कविता संग्रह है। हड़ाम वाकातु आर कार्टियर्स हो जाएगा, और मुहिला चेचत दाई जो होगा वो हम लोग का ननकू सोरेन हो जाएगा। रघुनाथ मुर्मू जिन्होंने संथाल की लिपि ओलचिकी का निर्माण किया। प्रथम साहित्यिक नाटक विधु चांदन इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो विधु चांदन रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया, जो कि संथाल भाषा का पहला साहित्यिक नाटक रहा है। होड़ संवाद, ठीक है, संथाल भाषा का प्रथम समाचार क्या हो गया हम लोग का, होड़ संवाद हो गया, जिसका संपादन 1947 में डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था, जिसको संथाली भाषा का भारतेंदु भी कहा जाता है। बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट आ रहे हैं, आपको सभी याद रखनी है। डोमन साहू क्या हो गया, संथाल भाषा का पहला समाचार पत्र होड़ संवाद का प्रकाशन किए। प्रथम साहित्यकार नाटक विधु चांदन रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया। संथाल भाषा का लिपि ओलचिकी रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाया गया। अस्क्रियप रूट के द्वारा पहला व्याकरण लिखा गया। ओनान डहे बाहा डालवाक जो कि जुझार सोरेन के द्वारा लिखा गया। फिर मुहिला चेचत दाई ननकू सोरेन के द्वारा, कार्टियर्स के द्वारा रोमन लिपि में हड़ामा कातो लिखा गया। तो डोमन साहू हो गया संथाली भाषा का भारतेंदु, डोमन साहू संथाली भाषा का भारतेंदु हो गया, जो कि होड़ संवाद लिखे हैं, जो कि प्रथम समाचार पत्र था। फिर है आगे मैकफेल के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल का प्रकाशन। शारदा प्रसाद किस्कू इनके द्वारा भूरका इपिल का प्रकाशन किया गया। एक नाटक यहाँ पे नाटक राही रावण काना जो कि मोगला सोरेन के द्वारा लिखा गया था ना। मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जोबा मुर्मू एक संथाली लेखिका और साहित्यकार है। उनकी कहानी ओलोन बाहा, जोबा मुर्मू के द्वारा ओलोन बाहा को 2017 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया है। तो जोबा मुर्मू के द्वारा ओलोन बाहा लिखा गया है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा किताब लिखा है, कौन सा नाटक लिखा है, लिपि किसने निर्माण किया है। अब है प्रमुख शिक्षण संस्थान, जिसमें कि पहला आता है हम लोग का रांची विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना 12 जुलाई 1960 को हुआ। तो ये आपको 1960 जो है ये आपको याद रखना है। 1960 रांची विश्वविद्यालय का स्थापना 1960 हुआ। कहाँ पे है, रांची में है, जो कि एक राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, रांची में है। कहाँ के, रांची में है। कितना में हुआ है, तो 1981 में हुआ है। तो बिरसा 81 में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 81 में। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय 1992 में, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय 1992 में कहाँ पे है, दुमका में है, जो कि राज्य स्तर का है। देखिए सिद्धू कान्हू समझ लीजिए, सिद्धू कान्हू वीर थे, काफी ज्यादा वीर थे, तो वीर से 92। विनोबा भावे ये भी काफी वीर व्यक्ति थे, तो 92 1992 में कहाँ पे, हजारीबाग में। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्र में यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 को पकड़ लीजिए, 2009 हो जाएगा। कहाँ पे, रांची में है। नीलांबर पीताम्बर में भी लास्ट शुरू में 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 को पकड़ लीजिए, 2009। कोल्हान में भी 9 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2009 आ जाएगा। फिर राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, तो विधि समझ लीजिए, कोई भी अगर विधि होगा तो 10 प्रकार के विधि आपको मिलेंगे, तो 2010 में हो जाएगा। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, तो कोई भी अगर आप तकनीक सीखते हैं तो एक एक करके सभी तकनीक को सीखते हैं, तो 2011 होगा। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, तो ये आपका 2016 होगा। देखिए अब कैसे हुआ। रांची विश्वविद्यालय आपका 1960 हो गया, ठीक है। बिरसा कृषि विद्यालय, तो बिरसा कृषि विद्यालय 1981। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू वीर है, तो 1992 हो गया। कहाँ पे, दुमका में। विनोबा भावे, तो विनोबा भावे या फिर विनोबा भावे वीर थे, तो 1992 हो गया। फिर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र में 9 आ रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे 2009 हो जाएगा। नीलांबर पीताम्बर में भी 9 आ रहा है, 9 से नीलांबर 2009। कोल्हान में भी 9 आ रहा है, तो कोल्हान विश्वविद्यालय भी 2009 हो जाएगा। विधि अध्ययन, राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, तो विधि कितना प्रकार का विधि होगा, 10 प्रकार का विधि होगा, समझ लीजिए। तो 2010 में आपका राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय का गठन रांची में किया गया। फिर झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, तो कोई भी तकनीक आप एक एक करके सीखिएगा, तो 2011 में इसका स्थापना किया गया रांची में। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कितना में, 2016 में। तो ये आपको याद रखना है इसी सब, जो कि राज्य स्तर का है। फिर आ गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, कितना में, 2017 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में रांची में स्थापित किया गया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी BBMKU, कब, 2017 में। कहाँ पे, धनबाद में। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय 2021 में।
पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय कब 2022 में खुला है, ये आपको याद रखना है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय 2022 में, कहाँ पे, तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, जो कि एक राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में, कहाँ पे, मिश्रा, तो इसी को हम लोग बीआरटी मिश्रा के नाम से जानते हैं। तो बिरला कितना में हो गया, 1955। तो ये सभी स्कूल के विश्वविद्यालय के डेट आपको एटलीस्ट याद रखनी है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल 38 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक क्या है, केंद्रीय विद्यालय है, जिसका स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में स्थापना हुआ, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में। एक राज्य खुला विश्वविद्यालय है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, 12 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और 18 निजी विश्वविद्यालय तथा 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, टोटल 38 विश्वविद्यालय हो गया। 18 जो है वो हम लोग का प्राइवेट सेक्टर का विश्वविद्यालय है, 5 हम लोग का राष्ट्र महत्व का है, 12 जो है वो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक राज्य खुला विश्वविद्यालय जिसका स्थापना 2021 में हुआ है। तो ये हो गया झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। फिर हम लोग आता है खेलकूद, जिसमें से पहला टेस्ट हम लोग हॉकी को कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग क्रिकेट को देखेंगे। क्रिकेट में सबसे पहला व्यक्ति का नाम आएगा कौन, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। जन्म कब हुआ, 1981 में हुआ है। एटलीस्ट महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड जितने फैक्ट हुआ आपको कवर करनी है। तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ पे, रांची में हुआ है। कब हुआ है, 7 जुलाई 1981 को हुआ है। और ये भारत के सबसे सफल कप्तान रहे, क्योंकि इन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया, 2011 में ODI वर्ल्ड कप को जिताया, इसके अलावा 2013 में चैंपियन ट्रॉफी को इन्होंने जिताया है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भी ये हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। 2018 में पद्म भूषण दिया गया, 2009 में पद्मश्री, 2008 में खेल रत्न, झारखंड रत्न 2007 में, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 में और 2009 में इनको मिला है। तो महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया है, 2018 में, और 2009 पद्मश्री। देखिए पद्मश्री 2009 में और 2018 में पद्म भूषण, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2009 में हो जाएगा आपका पद्मश्री, पद्मश्री, और डबल कर दीजिए 2018 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो ऐसा समझिए 2009 है तो पद्मश्री मिला, इसका 9 का डबल 18 हो गया, तो इसका नाम में भी थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ पे पद्म श्री से पद्म भूषण हो जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री मिला है और 2018 में पद्म भूषण मिला है। वहीं खेल रत्न कब मिला है, तो 2008 में। महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में खेल रत्न से नवाजा गया है। झारखंड रत्न 2007 में। खेल रत्न मिलने से पहले उनको झारखंड रत्न दिया गया, और ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 और 2009 हुआ। उपनाम क्या जानते हैं, माही के नाम से जानते हैं, थाला नाम से प्रसिद्ध है, MSD हो गया, फिर कैप्टन कूल हो गया। घरेलू क्रिकेट की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच में हुआ था। बिहार टीम से इन्होंने शुरू किया था। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके खिलाफ, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे 2004 में। पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ 2005 में। पहला T20 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 में। टेस्ट क्रिकेट दिसंबर 2014 में इन्होंने संन्यास ले लिया, और वनडे और T20 से संन्यास इन्होंने 2020 में लिया। CSK को इन्होंने 5 बार जिताया भी है। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है, और लगभग सभी को इनके बारे में पता है। इनका जो उपनाम है कैप्टन कूल, थाला फॉर रीजन, MSD, कैप्टन कूल, ये सब हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे आता है बिहार टीम से इन्होंने खेलना शुरू किया। इनके द्वारा पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला गया 2005 में, ये भी ध्यान रखना है। इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपका पहला T20, और बांग्लादेश के खिलाफ का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। तो बांग्लादेश हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और आपका श्रीलंका हो गया। ये 3 देश आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के साथ पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच। 2014 को इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और फाइनली 2020 में वनडे और T20 से संन्यास ले लिया। तो ये थे हम लोग के महेंद्र सिंह धोनी। फिर आते हैं वरुण एरन, जो कि एक बॉलर थे, जमशेदपुर से बिलोंग करते थे। IPL और रणजी खिलाड़ी रहे हैं, टेस्ट में भी इन्होंने खेला है। फिर सुजीत मुंडा, जो कि एक ब्लाइंड क्रिकेटर है, रांची के निवासी है, और ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि क्रिकेट के अतिरिक्त एथलेटिक्स में भी रुचि रखते हैं। 2020 में आयोजित ब्लाइंड T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे हैं। इन्हें झारखंड का जसप्रीत बुमराह कहा जाता है। तो सुजीत मुंडा इक्वल टू झारखंड का जसप्रीत बुमराह।
फिर अब मुकेश कंचन, ये भी ब्लाइंड क्रिकेटर हैं और ये भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के हिस्सा भी रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि शहबाज नदीम, ये दिल्ली कैपिटल टीम्स के हिस्सा भी रहे हैं। ये बोकारो के रहने वाले थे और ये स्पिनर गेंदबाज थे, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं। फिर विराट सिंह आते हैं जो कि जमशेदपुर के रहने वाले थे, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के हिस्सा थे ये। रॉबिन मिंज मुंबई इंडियंस से खेले हैं ये, जो कि गुमला के रहने वाले हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और आईपीएल खेलने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी भी हैं। और सबसे पहले इनको गुजरात टाइटंस में खरीदा गया था। वर्तमान में ये मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। सुशांत मिश्रा अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, आईपीएल में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा बने। अनुकूल सुधाकर राय, ये भी झारखंड टीम में क्रिकेटर है और 2018 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे हैं। फिर इंद्रानी राय, ईशांत जग्गी और पंकज यादव, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। जिसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी, ये आपको याद रखनी है। तो ये हो गया खेल कूद, जिसमें कि क्रिकेट भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक है झारखंड के भूमि संबंधी कानून, जिसमें कि हम लोग सीएनटी एक्ट को पढ़ेंगे और सीएनटी में भी पहला चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग, और यही से आपका पेपर 2 का टेस्ट 2 में क्वेश्चन रहेगा। तो सीएनटी मतलब कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसमें टोटल आपका 19 अध्याय है, 271 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखनी है। 19 अध्याय, 271 धाराएं और 2 अनुसूची है। 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान में लागू कर दिया गया। तो कहाँ कहाँ पे लागू हुआ? 11 नवंबर को उत्तरी छोटा नागपुर में हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर में हुआ, पलामू प्रमंडल में लागू हो गया और कोल्हान में लागू कर दिया गया। सरायकेला खरसावां आता है, तो सरायकेला खरसावां में देसी रियासत होने के कारण यहाँ सीएनटी एक्ट 1951 में लागू हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का हो जाता है इसीलिए। सरायकेला खरसावां में सीएनटी एक्ट जो है वो 1951 में लागू हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे देसी रियासत हुआ करता था। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। सीएनटी अधिनियम मुख्यतः बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है, जिसका ब्लूप्रिंट या फिर खाका फादर हाफमैन के द्वारा तैयार किया गया और लिस्टर भी इसमें काफी मदद किए थे। तो देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कि हम लोग का 1908 में आता है। 11 नवंबर 1908 को सीएनटी जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी छोटा नागपुर पर, दक्षिणी छोटा नागपुर में, पलामू और कोल्हान में लागू हो जाता है। लेकिन सरायकेला खरसावां में सीएनटी एक्ट लागू 1951 में होता है, क्योंकि उस समय वहां पे देसी रियासत हुआ करता है, इसीलिए। अब जो सीएनटी है ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है, जिसका ब्लूप्रिंट जो है वो फादर हाफमैन के द्वारा तैयार किया गया है और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। तो ये सब आपको याद रखनी है। सीएनटी का उद्देश्य क्या था? तो जनजातीय समुदायों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, जनजातीय विद्रोहों को नियंत्रित करना और छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, ये सभी सीएनटी एक्ट का उद्देश्य था। अब इसमें आता हम लोग का अध्याय 1 आता है, जिसमें अध्याय 1 में हम लोग का धारा 1 से लेकर 3 तक आती है। तो अब अध्याय 1 में जो कि क्या प्रारंभिकी है, और इसमें धारा 1 से लेके 3 तक आती है। जिसमें कि धारा 1 में अगर हम लोग बात करेंगे तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम और प्रसार दिया गया है। अर्थात इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम 1908। ये हो गया हम लोग का इस अधिनियम का संक्षिप्त। और क्या है इसमें प्रसार है, तो इसका प्रसार कहां कहां पे होगा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में होगा। तो धारा 1 में क्या हो गया? संक्षिप्त नाम और प्रसार हो गया। आपको ध्यान रखना, अध्याय 1 प्रारंभिकी है, जिसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है। धारा 1 में क्या हो गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का संक्षिप्त नाम है और प्रसार है, जिसमें से इसका संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 होगा। प्रसार कहां कहां पे होगा? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका धारा 1। धारा 2 आपको नहीं पढ़ना, आपको धारा 3 पढ़ना है, जिसमें कि अलग अलग परिभाषाएं दिया हुआ है। जैसे कि पहला हो गया कृषि वर्ष। कृषि वर्ष क्या होता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि धारा 3 में परिभाषा है और इसमें कृषि वर्ष आता है। तो कृषि वर्ष क्या होगा? वहां जहां राज्य सरकार भूस्वामी हो, वहां 1 अप्रैल से कृषि वर्ष प्रारंभ होती है। अगर राज्य सरकार भूस्वामी है
तो वहाँ पे कृषि वर्ष 1 अप्रैल से माना जाएगा। कहीं पर अगर बंगाली कैलेंडर चलता है तो वहाँ पे वैशाख माह का पहला दिन जो होगा वो कृषि वर्ष माना जाएगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह का पहला दिन कृषि वर्ष माना जाएगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। 1 अप्रैल जहाँ पे सरकार है, भूस्वामी है, वहाँ पे 1 अप्रैल कृषि वर्ष होगा। बंगाली कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह जो होगा वो कृषि वर्ष होगा, वैशाख माह का पहला दिन। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्विन माह का पहला दिन जो होगा वो कृषि वर्ष के अंतर्गत आएगा। फिर अगला आता है डेफिनेशन जोत। तो जोत क्या हो जाएगा? रेत के द्वारा खेती करने के लिए जो भूखंड धारित किया जाता है वही कहलाता है जोत। फिर आता है हम लोग कोड़कर। तो कोड़कर मतलब समझिए एक ऐसा बंजर या फिर जंगली भूमि जिसे भूस्वामियों के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो। इसे जल शासन, अरियत या भावला खनवत के नाम से भी जाना जाता है। तो मान लीजिए कोई एक जंगली भूमि है जिसमें कि कोई कृषक के द्वारा इस जमीन को कोड़ करके कृषि योग्य बनाया गया है, तो ऐसे जमीन को कोड़कर जमीन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको जल शासन, अरियत और भावला खनवत के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के जमीन पर 4 साल तक टैक्स नहीं होती है शुरुआत में। तो कोड़कर जमीन क्या होगा? एक ऐसा जमीन जो कि भूस्वामी के अतिरिक्त कोई कृषक के द्वारा कोड़कर कृषि योग्य बनाया गया है, तो वैसे जमीन को कोड़कर कहते हैं। इसका अतिरिक्त नाम आपको याद रखना, जल शासन, अरियत और भावला खनवत, ये सभी कोड़कर के नाम हो जाएंगे। भूस्वामी क्या होगा? तो वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी निजी जमीन दिया हो वो क्या कहलाएंगे? भूस्वामी कहलाएंगे। फिर आता लगान या फिर मालगुजारी। तो लगान या मालगुजारी वही वाला कि रैयत जो जमीन धारण किया है उसका उपभोग कर रहा है, उसके बदले भूस्वामी को कुछ धन दे रहा है या फिर वस्तु दे रहा है, तो वही लगान या फिर मालगुजारी कहलाएगा। जमीन जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आएगा और खड़ी फसल चल संपत्ति के अंतर्गत आएगी। अस्थायी भूधृति मतलब क्या हो जाएगा? वंशगत भूधृति। पुनः ग्राह्य भूधृति मतलब क्या कि मान लीजिए कि कोई परिवार में नर वारिस नहीं है और नर वारिस नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो रैयत है उसके मृत्यु के बाद वह जमीन भूस्वामी को वापस चला जाएगा, तो वही पुनः ग्राह्य भूधृति कहलाएगा। फिर आ गया है डिक्री। तो सिविल न्यायालय का जो आदेश है उसी को डिक्री बोलते हैं। काश्तकार क्या होगा? देखिए वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी हो, वही क्या कहलाएगा? काश्तकार कहलाएगा। जैसे कि आपने कोई जमीन धारण किया है किसी अन्य व्यक्ति के अधीन और इस जमीन को धारण करने के बदले आपको कुछ टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप काश्तकार कहलाएंगे। काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत और खुदकट्टीदार अधिकार युक्त आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या? एक तो भूधारक हो जाएगा, काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत और खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत शामिल हो जाएंगे। तो आपको सेकंड टेस्ट के लिए सीएनटी में इतने चीजों को पढ़ना है, खास करके अध्याय 1 को पढ़ना है। अब झारखंड का भूगोल, जिसमें कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना, इसका वीडियो यूट्यूब पे है, डोली मैम के द्वारा लिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। इसकी घोषणा 16 फरवरी 2016 को हुआ था और लागू कब हो गया? तो अप्रैल 2016 से लागू हो गया, जो कि मार्च 2021 तक चलने वाला है। समयावधि कितना है? 5 वर्ष का है। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में अत्यधिक आधुनिक संरचना की स्थापना करना, विनिर्माण एवं नवाचार तकनीक को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इससे पहले हम लोग औद्योगिक नीति 2001 और 2012 को भी किए थे। तो यहाँ पे है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, जो कि 5 वर्ष के लिए लाया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या है? आधारभूत संरचना का स्थापना करना आधुनिक तरीके से, विनिर्माण नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। इसके अंतर्गत सिंगल विंडो पोर्टल भी था, जैसे कि एडवांटेज झारखंड गवर्नमेंट.इन, जो कि देश का पहला सिंगल विंडो पोर्टल बना। सिंगल विंडो क्लियरेंस 2015-20 में देखने को मिला आपको। सेज को ऑटो एवं आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का विकास आदित्यपुर में किया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमी जोन कहाँ पे? आदित्यपुर में, ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को डेवलप किया जा सके। 400 एकड़ पर आईटी सिटी और आईटी पार्क बनाया जा रहा है। राज्य में 4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जैसे कि धनबाद, बोकारो, देवघर और जमशेदपुर में बन रहे हैं। इसके अलावा झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसमें मुख्य संरक्षक जो होंगे वो सीएम होंगे। इसके अलावा उद्योग मंत्री होंगे और वर्ष में इनकी 2 बार बैठक होगी। तो वर्ष में 2 बार बैठक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। झारनेट में सभी पोर्टल को जोड़ा जाएगा। एमएसएमई सेक्टर में डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 6 माइक्रो एमएसएम क्लस्टर, 40 से अधिक हैंडीक्राफ्ट और तसर रेशम पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर लक्षित दृष्टिकोण होंगे, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सुधार किया जाएगा, शून्य प्रदूषण प्रदूषण उत्सर्जन संयंत्र की स्थापना किया जाएगा, राज्य शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा आपका झारखंड निवेश केंद्र के अंतर्गत झारखंड भवन और न्यू दिल्ली, जहाँ पे निवेश आयुक्त हेड का कार्यालय स्थित होता है। फिर झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2015, इसके अंतर्गत राज्य सामान्य औद्योगिक पार्कों के लिए परियोजना का अधिकतम 10 करोड़ तथा औद्योगिक व्यय अवसंरचना निर्माण में खर्च करेगी। विशिष्ट निजी औद्योगिक पार्कों के लिए 50% या फिर अधिकतम 7 करोड़ तक का इसमें छूट भी दिया जाएगा। झारखंड पर्यटन नीति 2015 पर भी जोर दिया गया है। फिल्म को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में फिल्म नीति 2015 पर जोर दिया गया है और राज्य में फिल्म सिटी रामगढ़ में विकसित करने पर विशेष जोर दिया है। अब आगे उद्योग, जिसमें कि हम लोग का आज तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग को पढ़ना है। तांबा उद्योग देखिए, झारखंड के घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया है। 2 फैक्ट आपको याद रखना है, एक घाटशिला, यहाँ पे क्या तांबा उद्योग है, कब स्थापना किया गया, 1924 ईस्वी में, ये दोनों फैक्ट। मऊ भंडरा में शुद्ध तांबा निकाला जाता है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1930 ईस्वी में घाटशिला तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया है। तो 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया है। 9 नवंबर 1967 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला में की गई। 1972 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका विलय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कर दिया गया। तो सबसे पहला चीज कि तांबा उद्योग में आपका घाटशिला सबसे प्रमुख है, जहां पर 1924 ईस्वी में तांबा उद्योग का स्थापना किया गया। फिर 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया। 1967 में भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्थापना किया गया घाटशिला में ही, और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग में आपका आ जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि जादूगोड़ा में है, और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। तो यही आपको तांबा उद्योग से संबंधित कुछ कुछ फैक्ट याद रखनी है। फिर आगे आता हम लोग का एल्यूमिनियम उद्योग, जो कि रांची के मुरी में है। इसका स्थापना 1938 में, तांबा उद्योग 1924 में, लोहा एवं इस्पात उद्योग 1907 में, एल्यूमिनियम उद्योग 1938 में। एल्यूमिनियम अयस्क का 16% भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है। 2005 में कंपनी का स्वामित्व हिंडाल्को के पास है, और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उद्योग है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि झारखंड में मुरी में जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसको बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा से प्राप्त होती है और पलामू से होती है। भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम निर्मात्री के रूप में हिंडाल्को और उसके विविध उत्पाद जैसे कि इंगट, रॉड, शीट, फायर, ये सब आता है। फिर सीमेंट उद्योग आता है, जो कि हम लोग का मुख्य रूप से जपला में देखने को मिलेगा, जपला पलामू में। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में जपला पलामू में किया गया था। इसके अलावा झींक पानी आपको ध्यान रखना है, खलारी हो गया, सिंदरी हो गया, धनबाद में, जमशेदपुर, इन सभी क्षेत्र में भी सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। झारखंड के झींक पानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है। मतलब कि लौह इस्पात उद्योग में जो अवशिष्ट बचते हैं उनका प्रयोग करके झींक पानी और जमशेदपुर का जो लाफार्ज सीमेंट कारखाना है वहाँ पे सीमेंट का निर्माण कराया जाता है। स्टील कारखानों का स्लैग तथा कार्बोनेटेशन से उत्पन्न स्लज का मिश्रण सीमेंट निर्माण में इस्तेमाल होता है। यह औद्योगिक सह उत्पादों के उपयोग से संसाधन दक्षता बढ़ाता है। तो मुख्य रूप से आपका सीमेंट उद्योग में 1921 में जपला को ध्यान रखना है। इसके अलावा झींक पानी, खलारी, जमशेदपुर और सिंदरी को भी याद रखनी है। तो यही हम लोग को उद्योग के बारे में पढ़ना है, और बाकी जो बचा है उसको हम लोग अगला टेस्ट में करेंगे। अब आगे आता है यहाँ पे शिक्षा से संबंधित योजनाएं। पहला योजना है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो कि 15 नवंबर 2022 को लाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। इसमें क्या है कि जो 10वीं पास विद्यार्थी हैं उनको इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लेट, होटल मैनेजमेंट एवं चार्टर्ड अकाउंट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। और इस योजना के तहत पहले 8,000 छात्रों का चयन किया जाएगा तथा उन्हें प्रति माह 2500 रुपया छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। छात्रों का चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा आरक्षण के नियमों का अनुपालन भी किया जाएगा। तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो कि 2015 में आया है, इससे मुख्य रूप से जो 10वीं पास विद्यार्थी होंगे उनको इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल, क्लेट,
चार्टर्ड अकाउंट, इन सभी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा और इसमें लगभग 8,000 छात्रों का चयन किया जाएगा, वो भी एक एग्जाम के द्वारा। और इन सभी छात्रों को प्रति माह 2500 रुपया स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। फिर आता है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी 2022 में ही आया है। और इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, पीएचडी और शोध करने के लिए चयनित छात्रों को ऋण के रूप में 4% ब्याज पर 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि आप पढ़ सके इन सभी चीजों को। तो इंटरेस्ट रेट क्या है आपका? 4% है। और कितना रुपया आपको मिलेगा? तो 15 लाख रुपए तक का आपको 4% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा। योजना के तहत कोर्स शुरू होने के 1 साल बाद से ईएमआई देनी होगी, अर्थात आप जिस कोर्स के लिए, जैसे डिप्लोमा के लिए ही अगर आप लोन लिए हैं तो डिप्लोमा में एडमिशन के 1 साल बाद से आपको ईएमआई भरना होगा। 15 वर्ष की अवधि में यदि छात्र द्वारा राशि चुकता नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार इस राशि को वहन करेगी। मतलब कि 15 वर्ष के अंतर्गत आपको यह राशि चुकाना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उसका वहन झारखंड सरकार करेगी। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2022 में आ गया है। इसमें आपको डिप्लोमा, स्नातक, ये सब, पीएचडी ये सब करने के लिए 4% इंटरेस्ट रेट पर 15 लाख रुपए तक की आपको लोन मिलेगी, जो कि आपका एडमिशन होने के 1 साल बाद आपको ईएमआई भरना शुरू करना होगा और 15 साल के अंतर्गत आपको कंप्लीट लोन भर देना होगा। और अगर नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार इस पैसा का वहन करेगी। फिर एकलव्य प्रशिक्षण योजना आता है, ये भी 2022 में ही आता है, 15 नवंबर 2022 में। तो इस योजना के तहत सिविल सर्विसेज, बैंक, एसएससी एवं रेलवे जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। विद्यार्थी को कोचिंग करने हेतु 27,000 रुपया दिया जाएगा और कोचिंग के बाद छात्रों को 2500 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके अभिभावक आयकर दाता ना हो। अगर आपके फादर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं? तो आप सिविल सर्विसेज, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 27,000 रुपया कोचिंग को देने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ 2500 रुपया आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। फिर आता है कोचिंग एवं एलाइड योजना, जो कि 2021-22 में आया है। तो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 में आया है। तो इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन द्वारा 2022 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अनुमंडल या फिर जिला मुख्यालय आने जाने की सुविधा प्रदान करना, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर आने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया कराना तथा किसानों को उनके उपज बाजार तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्रों को उच्च शिक्षा लेने के लिए जो जिला मुख्यालय आना पड़ता है या फिर अनुमंडल आना पड़ता है, फिर किसानों को उनका उपज को बेचने के लिए बाजार तक जाना पड़ता है, तो इन सभी कार्यों के लिए उनको सहायता किया जाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरुआत किया गया। इस योजना के अंतर्गत वैसे वाहनों को शामिल किया गया है जिसमें चालक छोड़कर अधिकतम 42 सीट होगा, हेड टॉप या सॉफ्ट टॉप का बॉडी हो। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक, 60 वर्ष से ऊपर वाले, छात्र छात्राएं, नेत्रहीन और बहरा, सेवानिवृत्त सैनिक, शारीरिक रूप से 50% दिव्यांग या फिर एचआईवी या फिर एड्स पीड़ित, विधवा पेंशन से आच्छादित एवं मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी को बस भाड़ा नहीं लगेगा। तो ये सभी लोग क्या क्या होंगे कि जो कि वरिष्ठ नागरिक होंगे, साथ ही साथ छात्र छात्राएं, नेत्रहीन लोग, बहरा, जो सेवानिवृत्त सैनिक होंगे, दिव्यांग लोग होंगे, एचआईवी या फिर एड्स पीड़ित होंगे, विधवा महिला होगी या फिर मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी होंगे। तो उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत जो गाड़ी में वो जाएंगे उस पर भाड़ा नहीं लगेगा। झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना 2022-23, इसमें क्या है? तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर और राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से 15,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। फिर आगे है मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति 2022। इसमें क्या है कि झारखंड राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति योजना 2022 में लाया गया है, जिसमें कि प्रतिवर्ष राज्य 5,000 विद्यार्थियों का चयन करेगी और यह चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और प्रत्येक जिले में विद्यार्थियों को अधिकतम 400 सीटें निर्धारित की गई है, जिसमें कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी छात्र जिन्होंने परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हैं उनको 12,000 रुपया वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आवासीय विद्यालय या फिर आकांक्षा के छात्रों को इस योजना में 50% राशि दी जाएगी। फिर आता है अगला प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
अगला है प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो इस योजना के तहत जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना है और लगभग इससे 35 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। और वैसे छात्र छात्राएं जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार के विद्यालय में अध्ययनरत है इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र रहेंगे और छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे बैंक खाता में करने का प्रावधान किया गया है। तो प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ड्रॉप आउट रेट है उसको काफी कम करना है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2021-22, तो नाम से ही क्लियर है कि सिविल सेवा की तैयारी कराई जाएगी इसमें। तो इसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी अभ्यर्थी को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर आप एसटी या फिर एससी से हैं और अगर आपने यूपीएससी की प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है तो आपको 1 लाख रुपया झारखंड सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आदर्श ग्राम योजना 2021-22, तो इसमें झारखंड के लगभग 80 जिला स्तरीय विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय और कुल 4091 पंचायत स्तरीय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु इन विद्यालयों में उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, विषय आधारित शिक्षक की व्याख्या, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, व्यावसायिक शिक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। फिर आता है साक्षर झारखंड अभियान 2019-20। तो देखिए इसमें क्या है कि 5 जिला क्या क्या, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तो कोल्हान में आ गया। इसके अलावा खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। तो इन 5 जिला में जो निरक्षर उनको साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाया गया है और झारखंड के उपरोक्त जिला साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं है, इसीलिए इन सभी जिला के लिए साक्षर झारखंड अभियान लाया गया है। क्या क्या जिला है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, जामताड़ा और सिमडेगा। फिर आ गया था मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021। पारदेशीय मतलब क्या? देश के बाहर। तो देखिए जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 31 विषय, पूर्व में ये विषय कितना था? 22 था, पर राज्य के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र, अनुसूचित जाति के 5 छात्र, पिछड़ा वर्ग आयु के 7 छात्र और अल्पसंख्यक समुदाय के 3 छात्र के अधिकतम 25 विद्यार्थी को देश से बाहर यूके या फिर ग्रेट ब्रिटेन या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में चयनित विश्वविद्यालय में एमफिल पीएचडी इन सभी के लिए भेजा जाएगा और इनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो टोटल कितना? 25 विद्यार्थी को भेजा जाएगा, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के 10 छात्र होंगे, अनुसूचित जाति के 5 छात्र, पिछड़ा वर्ग के 7 छात्र और अल्पसंख्यक समुदाय से 3 छात्र, अधिकतम 25 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की कुल राशि को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए कर दिया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों को अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, अर्थात टोटल छात्रवृत्ति का जो राशि है वो 16 करोड़ होगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की उम्र जो होगी वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ही इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए 25 विद्यार्थी को विदेश भेजा जाएगा, जैसे कि यूके हो गया, आयरलैंड हो गया, इन सभी जगह पे। टोटल बजट 16 करोड़ कर दिया गया है स्कॉलरशिप और उम्र कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होगा। ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जन कल्याण समेत कुल 31 विषयों में 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर राज्य की समृद्धि के वाहक बनेंगे और ऐसा योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसी वर्ड से आपको सारा चीज कवर करना है। पारदेशी मतलब विदेश में छात्र को भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, अधिकतम छात्रों की संख्या 25 होगी, स्कॉलरशिप लगभग 16 करोड़ के आसपास कर दिया गया है और उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। इसमें वर्तमान में कितना विषय है? तो 31 विषय में आप पीएचडी, एमफिल ये सब करने के लिए विदेश जा सकते हैं और ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2020-21, जिसमें से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना 2020-21, तो देखिए राज्य के 5000 विद्यालयों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसे सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना नाम दिया है। तो जो आदर्श विद्यालय बनाने का घोषणा किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी को सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना नाम दिया गया है। और इन 5000 आदर्श स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी स्कूल में खोले जाएंगे। फिर आ गया था ज्ञानोदय योजना।
तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट का वितरण करना, और यह योजना संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, जो कि 18 सितंबर 2017 से लागू हुआ है। इसमें क्या है, बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए क्लास 6 से लेके 12 तक के सभी बच्चों को सरकार के द्वारा दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे कि दार्जिलिंग, मैसूर, मुंबई, इन सभी का भ्रमण कराया जाता है, ताकि वे दूर और दूसरे राज्य की संस्कृति को जानेंगे, उनको समझेंगे और उनका ज्ञानवर्धन हो सकेगा। तो मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना मतलब सिंपल से इसमें बच्चों को 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को घुमाया जाएगा। पंख योजना आता है, जो कि 2017 में शहरी मरीन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो अनुसूचित जनजाति के जो लड़के होंगे या फिर जो लड़की होंगे उनको निःशुल्क में कमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण दिया और उनका नियुक्ति कमर्शियल पायलट के पद पर होगा। फिर आता हम लोग का अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत झारखंड राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर जो अनुसूचित जाति के छात्र छात्रा है उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। फिर साइकिल वितरण योजना, जो कि 2002 में लागू हुआ है। इसमें SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय तथा BPL समुदाय में जीवन यापन कर रहे परिवार के छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको साइकिल दिया जाएगा। पोषक आपूर्ति योजना, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, खासकर जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, इन सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क में पोशाक उपलब्ध कराया जाएगा। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, इसके माध्यम से बाहरी तकनीकी शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सभी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का जितना भी योजना पढ़ना था वो सभी कंप्लीट। अब आगे है वन अधिकार अधिनियम 2006 है और नियमावली कितना 2008 है। साथ ही साथ इसमें हम लोग कैंपा को भी पढ़ेंगे। देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006, नियमावली 2008। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जो ST या फिर अन्य परंपरागत जो वनवासी हैं उन पर हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना है। वन भूमि पर उनका निवास, आजीविका और संसाधन उपयोग की अधिकारों को वैध बनाना है। वन संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाना है और सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभा को अधिकार देना है। तो चूंकि जो ST समुदाय है या फिर जो परंपरागत वनवासी है वे वनों में ही रहा करते हैं, वन से ही उनकी आजीविका जुड़ी हुई होती है, वन के संसाधन का ही वे उपयोग करते हैं। तो कुल मिला के इसको वैध बनाना है, वन के संरक्षण को बढ़ावा देना है, इसके लिए जन भागीदारी को बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे कि सबसे पहले व्यक्तिगत वन अधिकार होगा। मतलब क्या हो गया कि वन भूमि पर जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनको कृषि और आजीविका का अधिकार होगा। वहां पे अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व जो होगा वो उनके पास रहे। वन भूमि का 4 हेक्टेयर भूमि जो होगा उनका मालिकाना हक वनों पर रहने वाले लोगों के पास होगा। केवल वही भूमि मिलेगी जिस पर व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 से पहले से कब्जा था। तो अगर इनका ये 13 दिसंबर 2005 से पहले उस जमीन पर रह रहे हैं तो फिर उस जमीन पर उनको हक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत क्या आएगा कि लकड़ी, चारा, जंगली फल, मधु, तेंदुपत्ता, औषधीय पौधे आदि पर वहां पे रहने वाले लोगों का अधिकार होगा। सामुदायिक उपयोग की जगह में क्या क्या आएगा, चारा का आ जाएगा जिस पर सभी का अधिकार रहेगा। जल स्रोत हो जाएगा, धार्मिक स्थल, तो इन सभी चीजों पर सभी लोगों का अधिकार रहेगा। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, तो पूरे ग्राम समुदाय को अपने वन क्षेत्र का संरक्षित करना, प्रबंधित करना और उपयोग करने का अधिकार होगा। FRA का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसी को माना जाता है। तो वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या अधिकार दिया गया, सबसे पहले व्यक्तिगत वन अधिकार होगा, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर वन में रह रहा है तो उसको 4 हेक्टेयर तक का भूमि का स्वामित्व होगा। साथ ही साथ लकड़ी, चारा, जंगली फल, इन सभी पर उनका अपना अपना अधिकार होगा। लेकिन कुछ कुछ जगह है जैसे कि चारागाह, जल स्रोत, धार्मिक स्थल, इन सभी पर सामुदायिक रूप से उनका उपयोग करेंगे और पूरे ग्राम समुदाय को अपने वन क्षेत्र को संरक्षित, प्रबंधित और उपयोग करने का अधिकार होगा। कौन कौन एलिजिबल होंगे इसके लिए, तो जैसे कि ST समुदाय होंगे। शर्त क्या होगी कि व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए, 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन में निवास करता हो और जीवन निर्वाह वनों पर ही अगर उनका हो रहा है तो उनको इन सभी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्य परंपरागत वन निवासी जो होंगे, जैसे कि वे ST अगर नहीं है तो ST में अगर शामिल नहीं है वे इसमें आएंगे और कम से कम उनकी 3 पीढ़ी मतलब कि लगभग 75 वर्ष वनों में निवास साबित कर सके और जीविका वनों पर ही निर्भर है। मतलब ST के लिए तो ठीक है, जो ST उनके लिए हो गया, लेकिन जो गैर ST होंगे, गैर ST उनका कम से कम 3 पीढ़ी जो होगा वो वनों में निवास कर रहे होंगे और उनको ये साबित करना होगा और उनका जीविका जो पूरी तरीके से वनों पर ही निर्भर है। तो ऐसे स्थिति में उनको ये सभी अधिकार मिलेगा जो कि ST समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं। ग्राम सभा की क्या भूमिका होगी, तो ग्राम सभा का अधिकार क्या, देखिए जो दावा है उसको स्वीकार करना होगा, सत्यापन और अनुमोदन करना है, वन संरक्षण समिति गठन करना है ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके,
मामूली वन अपराधों में बिना समिति की अनुमति के मुकदमा नहीं चलेगा। वन अपराधों की कार्रवाई समिति की अनुशंसा पर ही होगी। सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन करना होगा। ग्राम सभा का दावा या फिर आवेदन जमा करना होगा। वनाधिकार समिति द्वारा जांच किया जाएगा, इसका सत्यापन किया जाएगा। रिपोर्ट जो होगा वो उपमंडल स्तरीय समिति को भेजी जाएगी और अंतिम अनुमोदन कौन करेगा, तो जिला स्तरीय समिति के द्वारा इसका अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत कुछ कुछ संस्थाएं भी हैं, जैसे कि ग्राम सभा, जो दावा किया गया है कि ये जंगल में रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, तो उस दावा को स्वीकार कर सकते हैं, उसका सत्यापन कर सकते हैं। जो वनाधिकार समिति होंगे वे जमीनी स्तर पर उसका जांच करेंगे। इसके अलावा जो सब डिविजनल लेवल कमेटी होंगे वे रिपोर्ट पर अनुशंसा करेंगे और अंतिम निर्णय किसका होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का अंतिम निर्णय होगा कि हाँ, यह व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 से पहले वनों में रह रहा है या नहीं रह रहा है, या अगर गैर राष्ट्रीय है तो उनका 3 पीढ़ी जंगलों में रहा है या नहीं रहा है, वो पूरी तरीके से आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर थे या फिर नहीं थे। इसके अलावा आपका राज्य स्तरीय निगरानी समिति का भी निर्माण किया गया है। मंत्रालय किसके अंतर्गत आएंगे, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वही नोडल एजेंसी होंगे, जनजातीय कार्य मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि वन, नियम, जैव विविधता से संबंधित कार्य को देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, जैसे कि हमने पहले ही पढ़े कि IFR की अधिकतम सीमा कितना है, 4 हेक्टेयर जमीन पर उनका हक होगा। अधिकार केवल 13 दिसंबर 2005 से पूर्व के कब्जे पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। 2008 में इसका पहली बार नियमावली बनाया गया। ग्राम सभा को अत्यधिक शक्ति दिया गया। CFRR के तहत समुदाय स्वयं वन प्रबंधन कर सकता है और अधिनियम लागू होने की तिथि 31 दिसंबर 2007 था। लाभ क्या मिला इससे, देखिए तो जो आदिवासी थे, जो वनवासी थे, उनको वेद भूमि का अधिकार मिल गया। वन उपज पर सामुदायिक रूप से अधिकार मिला। संरक्षण और आजीविका दोनों का संतुलन स्थापित हो पाया और वन संसाधन प्रबंधन में ग्राम सभा की भागीदारी जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ग्राम सभा काफी स्ट्रांग हो गया। अब आ गया था हम लोग का कैंपा, मतलब प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसका गठन 2004 में किया गया है। लेकिन झारखंड में कैंपा का गठन 2009 में किया गया है। तो ये डेट आपको याद रखना है। झारखंड में कैंपा का गठन 2009 में किया गया है। जारी तिथि क्या था, 23 अक्टूबर 2009 था। और प्राधिकरण क्या था, तो वन, वातावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा इसका गठन 2009 में किया गया है। कैंपा का उद्देश्य क्या है ये देखिए, तो आपको ये डेट तो आपको याद रखना है, ये 23 अक्टूबर 2009। कैंपा का उद्देश्य क्या हो गया, तो वन भूमि के उपयोग के बदले क्षतिपूरक वनीकरण करना, वन क्षेत्र के संरक्षण, सुधार और विस्तार के लिए फंड देना, वन एवं पर्यावरण का पुनर्स्थापन करना, वनों की गुणवत्ता को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। अब झारखंड कैंपा के मुख्य कार्य क्या होंगे, तो वनीकरण कार्यक्रम, वन क्षेत्र का पुनर्वास करना, जंगलों में उत्पादकता बढ़ाना, पौधारोपण उसकी निगरानी करना, मिट्टी एवं जल संरक्षण कार्य करना, वन्य जीव संरक्षण करना, स्मॉल डैम, चेक डैम ये सब बनाना और ग्रामीण स्तर पर वन अधिकार आजीविका को बढ़ावा देना। तो यही है कैंपा, जिसका गठन 2009 में किया गया है। आगे है जल प्रदूषण, आपको खुद से पढ़ना है ये वाला। फिर आता है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलती है। देखिए आपदा 2 प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ चुके थे पिछला क्लास में, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। तो आपदा प्रबंधन में आपदा का प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। देखिए आपदा प्रबंधन से आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, परंतु इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जिससे कि आपको पता है कि बाढ़ आ गया है या फिर भूकंप आया है, तो आप उसको रोक नहीं पाए, भूकंप को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके वजह से जो हानि हुई है उसको आप कम कर सकते हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया है, जिसके अनुसार आपदा प्रबंधन के 3 स्तर होंगे। पहला क्या होगा, आपदा से पहले आप तैयारी करेंगे। उसमें क्या क्या होगा, आपदा नियंत्रण हेतु तो आप शोध करेंगे कि आपदा अगर आएगी तो आप किस प्रकार से उसको कंट्रोल कर पाइएगा। आपदा का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, आपदा पूर्व आप चेतावनी दे सकते हैं, लोगों को आप सचेत कर सकते हैं, आपदा के प्रति लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। तो ये सब तैयारी मुख्य रूप से हम लोग का आपदा के पहले की तैयारी है कि आपदा को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आपदा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ये तो हो गया आपदा के पहले की। अब मान लीजिए आपदा हो गया है, तो आपदा के दौरान क्या क्या काम होगा। सबसे पहला क्या होगा कि अस्थायी सुरक्षित निवास, क्योंकि आपदा की वजह से हो सकता है कि आपका घर ये सब टूट गया होगा, तो ऐसी स्थिति में एक अस्थायी सुरक्षित निवास आपको दिया जाएगा। खाना पीना भी नहीं मिलेगा, तो भोजन पेयजल की व्यवस्था किया जाएगा और चिकित्सा की व्यवस्था किया जाएगा। तो ये सब आपदा के दौरान का कार्य है। आपदा के बाद क्या होगा, तो जैसे कि आपका घर ये सब टूट गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, तो उन सभी नुकसानों की क्षतिपूर्ति करना है, पुनर्वास के लिए सरकार सहायता प्रदान करेगी। तो ये सब हम लोग का आपदा के बाद का काम है। तो आपको यही ध्यान देना है कि आपदा के पहले कौन कौन से कार्य होंगे, आपदा के दौरान क्या क्या कार्य किया जाएगा और आपदा के बाद क्या क्या कार्य किया जा सकता है। तो यही सब हम लोग को आपदा प्रबंधन में पढ़ना
रहता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर अवसंरचना के विकास का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत झारखंड में स्थापित संस्थानों का विवरण इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहला हो गया हम लोग का झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका गठन 2010 में किया गया है, JSDMA। तो इसमें क्या है कि राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का शक्ति प्रदान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, इसके साथ ही साथ 9 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 9 सदस्य। अध्यक्ष कौन होंगे? राज्य के सीएम होंगे, सीएम प्लस 9 सदस्य होंगे, यानी टोटल यहाँ पे 10 सदस्य आपको देखने को मिलेगा। जो कार्यकारी समिति होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्य सचिव जो होंगे वही होंगे। अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ है। 2009 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है। झारखंड में 2011 में राज्य योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के आपदा का वर्गीकरण, प्रभावित क्षेत्र और उनके नियंत्रण हेतु प्रयास सुझाए गए हैं। इसमें 2009 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। तो जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसमें टोटल आपका 10 सदस्य होंगे। जो 10 होगा वो आपका 1 + 9 में डिवाइड होगा। ये जो 1 होंगे ये हम लोग के राज्य के सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, जो कि अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा और 9 सदस्य होंगे। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ कुछ संस्थान है, बिल्कुल आपको ये याद रखनी है, जैसे कि सूखा आपदा से संबंधित संस्थान में क्या आएगा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कल हम लोग पढ़े थे 1981 में इसका गठन किया गया। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सूखा आपदा से संबंधित होंगे। खनन आपदा में क्या आएगा? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM, जो कि धनबाद में है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खनन आपदा से संबंधित है। भूकंप में क्या आ जाएगा? भूकंप आपदा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT मेसरा, जो कि हम लोग का भूकंप से संबंधित होगा। और औद्योगिक आपदा में मैकॉन राज्य होगा। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रीवियस में बना भी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का संबंध किससे? सूखा आपदा से है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का संबंध किससे? खनन आपदा से है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा का संबंध किससे है? भूकंप आपदा से है। और मैकॉन राज्य का संबंध औद्योगिक आपदा से है। इसके अलावा अस्कीपा है, जो कि यहाँ पे अधिकारियों का आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग भी देती है। फिर आ गया था हम लोग का राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, जो कि कहाँ पे? रांची है। तो इसमें क्या होगा? राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी, पंचायत चुनाव में चुने प्रतिनिधियों, स्वयंसेवक संस्थानों आदि के सदस्यों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती है। जेसक है, जिसमें कि बाढ़, सूखा, वनों में आग संबंधी आपदा में उचित मूल्यांकन हेतु रिमोट सेंसिंग डाटा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो जेसक जो होगा कि कोई भी क्षेत्र में कितना आग लगा है, भूकंप आया तो उससे कितना नुकसान हुआ, तो इन सभी का ऊपर से ही सैटेलाइट के माध्यम से इमेज को कवर किया जाएगा और उससे संबंधित डाटा को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जेसक को ही सौंपा गया है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, राज्य आपदा मोचन निधि, केंद्र 25% और राज्य की हिस्सेदारी 25%, 75 और 25। मतलब कि अगर आपदा आता है तो उसमें 75% रिकवरी के लिए केंद्र सरकार देगी और 25% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार का रहने वाला है। NDRF का गठन 2006 में हुआ है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। ये NDRF आपको याद रखना है, NDRF का गठन जो है ये 2006 में हुआ है। जिला स्तर पर होता है आपदा प्रबंधन, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन। देखिए जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? या तो DM होंगे या तो DC होंगे, यानी कि जिला समाहर्ता या फिर उपायुक्त होंगे। और यह समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यमों से आम जनता में आपदा से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार करती है। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर भी आपदा प्रबंधन होगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? BDO होंगे। देखिए जिला स्तर पर कौन होगा? DC या फिर DM होंगे। प्रखंड स्तर पर कौन होंगे? BDO होंगे। राज्य स्तर पर कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। ग्राम स्तर पर जो आपदा प्रबंधन होगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुखिया। इसी के साथ हम लोग का पेपर 2 का टेस्ट 2 का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हम लोग का होता है। बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आप ऐड हो सकते हैं, जो कि हम लोग का 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।